बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए तृतीय वर्ष 2022 के मॉडल पेपर के बारे में बात करूंगा और मॉडल पेपर आपका सॉल्व करवाने का प्रयास रहेगा कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। उनको एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करने के बाद में उन प्रश्नों को छांटा गया है ताकि वही आपकी परीक्षा में आए और उन प्रश्नों को आपको एग्जाम्स में कैसे लिखना है या उस प्रश्न का उत्तर सटीक क्या हो सकता है इसको बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। बात करते हैं आज हम हिंदी साहित्य के पेपर 2 के बारे में। इससे पहले कल आपके पेपर आज ही आपका पेपर हुआ है। और कौन सा पेपर था आपका? तो आपका आज जो है अवधि वाला पेपर था, आप लोगों ने देखा होगा। अब आज जो पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास है। और जो अन्य विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास को लेकर के अगर है, चाहे बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा होने वाली है और चाहे बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है हिंदी भाषा का इतिहास एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोनों दृष्टियों से इस लेक्चर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे और विस्तार से आपके हर एक चीज़ में समझ में आएगा, मतलब हर एक जो टॉपिक होगा आपका वो क्लियर होगा। तो हिंदी साहित्य पेपर 2 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास जो कि पेपर है आपका कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो है अवध विश्वविद्यालय, उसका कल पेपर है। तो उसके लिए तो 100% एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आएंगे। और जो विश्वविद्यालय हैं जिनकी पेपर का नाम देख लीजिएगा हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, 100% आप में भी आएगा, ये बात मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। चलिए आगे देख रहे हैं। परीक्षा में जाने से पहले एक बार जो है इस पेपर को, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बीए तृतीय वर्ष के बारे में बात करें, हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। मॉडल पेपर है 2022 का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है उत्तर इसमें रखने का प्रयास किया गया। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है, जैसा कि आपको पता होगा खंड आ, बा और सा। सबसे पहले बात की जाए, बहुत सारे छात्र छात्रा ये गलती करते हैं कि कभी जो है कॉलेज कोड के स्थान पर पेपर कोड लिख देते हैं। अभी एक भाई ने मेरे पास फ़ोन किया था आज, और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग तो थोड़ा जो आपका वो होता है पेपर कोड वो भरना भूल जाते हैं। इसी प्रकार से तमाम प्रकार की गलतियां होती हैं। तो इन गलतियों को आप सुधार लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी हो, लेकिन एक आध में अगर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जो है तो एक दूसरे पेपर में आप उसको सही कर सकते हो, लेकिन ऐसा करें कि गलती ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों कैसे पूछे जाएंगे और कैसे उनके उत्तर को लिखना है। देखिए सभी प्रश्न आपके करने यहाँ पर अनिवार्य होंगे, ये बात बता दे रहा हूँ। और खंड आ के सभी प्रश्नों को आपको करना है। और जो तीनों खंड दिए जाएंगे, प्रत्येक खंड के अलग अलग निर्देश नीचे दिए होंगे कि किस प्रकार से करना होगा। वैसे आपको बता दूं, आपको यहाँ पर जो है 10 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। 10 के 10 करने पड़ेंगे। आपके जो है 5 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, 5 में उन्हें प्रत्येक में अथवा होगा। कुल मिलाकर के 10 लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिखेंगे, उनमें से केवल 5 करने होंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में अथवा करके ऑप्शन देगा, तो चाहे ऊपर वाला करेंगे चाहे उसके नीचे वाला। इसी प्रकार से दीर्घोत्तरीय की संख्या आपके 5 पेपर में दी जाएगी, उनमें से केवल आपको 2 छांट करके करने रहेंगे। 15 नंबर एक प्रश्न का मिलेगा यहाँ पर। 5 क्वेश्चन जो लघुत्तरीय का पूछा था, इसके 10 नंबर मिलते हैं एक प्रश्न करने के। ओके, तो 10 नंबर का एक प्रश्न है आपका लघुत्तरीय, और 2 नंबर का आपका प्रश्न होता है कौन सा, आपका जो है अति लघुत्तरीय टाइप का। ओके, तो आइए हम बात कर लेते हैं किसी प्रकार से अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है इनको कितने शब्दों में, तो 50 शब्दों में लिखना होता है। पहला प्रश्न उसी श्रृंखला में। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो बताने का प्रयास करूंगा, जरूरी नहीं कि 50 ही शब्दों में आपको बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर विस्तार से समझा दूंगा, ताकि आपको अगर चाहे लघुत्तरीय में ही प्रश्न पूछा जाए, चाहे दीर्घोत्तरीय में ही प्रश्न पूछा जाए, और चाहे आपका मेरे प्यारे दोस्तों लघुत्तरीय में पूछा जाए, किसी में पूछा जाएगा अगर आपका ये प्रश्न, तो आप उसका उत्तर आसानी से दे दें। तो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के या पर्टिकुलर संदर्भ में, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। देखिए जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भाषा की परिभाषा दीजिए। तो भाषा के बारे में जो भी बातें आपसे पूछी जाएंगी, आप अगर इस जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको अगर आप अच्छे तरीके से जो है एग्जाम कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको सुनेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, तो आपको जो है भाषा से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे। सबसे पहले यहाँ पर पूछी गई भाषा की परिभाषा बताइए। वैसे भाषा की बात की है तो भाषा क्या है भाई? भाषा क्या है? विचारों का जो है एक प्रकार से क्या है, आदान प्रदान करना, या फिर अपने जो भाव हैं उनको एक प्रकार से दूसरे तक पहुँचाना ही भाषा कहलाती है। अगर लिखेंगे इसको कैसे विस्तार से अगर लिखना हो तो आप लिखिएगा कि भाषा जो होती है, इस शब्द जो भाषा शब्द है इसका प्रयोग हम लोग कई अर्थों में करते हैं, खास करके जैसे कि सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो भाषा उन सभी माध्यमों का हमको बोध करवाती है जिनसे क्या होता है, भाव अभिव्यंजन का कार्य किया जाता है। यानी कि हमारे अंदर के जो भाव हैं वो दूसरे के भाव, मतलब कि दूसरा व्यक्ति जान जाता है और दूसरे के भाव को हम जान जाते हैं, तो भाव अभिव्यंजन ये होता है।
और इस दृष्टि से आप देखेंगे तो अगर भाव अभिव्यंजन की बात की जाए तो भावों का आदान प्रदान पशु पक्षियाँ भी करती हैं, आप देखे होंगे। ठीक है, तो उनकी जो पशु पक्षियों की बोली वो भी एक भाषा है। सड़क की जो लाल हरी बत्ती है, चूँकि वो बोलती तो नहीं है लाल हरी बत्ती, लेकिन हरी बत्ती अगर जल गई तो वहाँ पर लोग रुक जाते हैं। लाल बत्ती अगर जल गई, हरी बत्ती जल गई तो लोग जो है चल देते हैं, लाल बत्ती जली तो रुक जाते। तो इस प्रकार से आप देखते होंगे कि बिना कुछ कहे बस केवल मात्र एक संकेत से लोग आगे बढ़ते चलते हैं। तो भाषा एक प्रकार से बात की तो सड़क की लाल बत्ती, लाल या हरी बत्ती जो होती है ये भी भाषा है। और मनुष्य जो बोलता है वह भी एक प्रकार से भाषा ही है। लेकिन अगर भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा विज्ञान की परिधि में भाषा का मुख्य प्रयोग जो होता है वो ध्वनि संकेतों की सहायता से, किसके, जो ध्वनि संकेत होते हैं उन ध्वनि संकेतों की सहायता से भावों व विचारों के अभिव्यंजना के लिए प्रयोग किया जाता है भाषा। ओके, तो भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भाषा का प्रयोग ध्वनि संकेतों की सहायता से भावों व विचारों की अभिव्यंजना के लिए होता है। ओके, ध्वनि संकेत की भाषा ही एकमात्र ऐसी जो है भाषा होती है जो वक्तव्य को पूर्णता और स्पष्टता प्रदान करती है। भाषा विज्ञान का संबंध पशुओं की बोली या चिन्ह से बिल्कुल भी भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो पशुओं की बोली है या चिन्ह जैसे कि कोई होगा तो उससे नहीं जो है रखता है। हम लोग भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो जो मनुष्य बोलते हैं जो है एक शैली, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आ ई उ, तो एक ध्वनि संकेत है कि आ जो है ऐसे लिखा जाएगा, आ ऐसे लिखा जाएगा। इसको पुकारा कैसे जाएगा? आ, इसको आ कहा जाएगा, इसको का नहीं कहा जाएगा। ठीक, तो ये ध्वनि संकेत है कौन? आ। तो आ को हम लोग कैसे पुकारते हैं? आ बोलते हैं ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये है तो आ बोलते हैं इसको, यानी कि आ ई उ, इस प्रकार से ना। तो ध्वनियों के साथ आप देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे और इसमें आप मेंशन करते कोई भाषा जो शब्द की उत्पत्ति है उसके बारे में बता सकते हो कि भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से जो है बनी हुई है। और भास का मतलब क्या होता है? व्यक्त वाणी, यानी कि जो है व्यक्त वाणी यानी कही गई जो वाणी होती है उसी को हम भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो है भाषा, देखेंगे कि भाषा जो होती है विचारों का आदान प्रदान करने का एक क्या है? माध्यम है। ये चीज़ें हैं। वैसे डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने भाषा को परिभाषित करते हुए कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा, देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने क्या कहा? पहली बात ध्यान सुनिएगा। पहली बात उन्होंने कहा कि जो उच्चरित ध्वनि होती है, पहली बात कहा कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति ही क्या होती है? भाषा होती है। दूसरी बात ये भाषा के बारे में कहते हैं कि जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय माने होता है कि अपने अंदर के विचार उसको दिया, उसके अंदर के विचार को खुद ग्रहण किया। तो विचार विनिमय यही होगा। विनिमय माने आदान प्रदान। तो जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर क्या करते हैं? विचार विनिमय या सहयोग करते हैं। उस यादृच्छिक रूप ध्वनि संकेत की प्रणाली को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तीसरी बात इन्होंने और भी कही, और ख़ास करके आप देखेंगे तो इनके विश्लेषण से पता होता है कि 3 बातें हमारे सामने आती हैं इन दोनों बातों को पढ़ने के बाद में। पहली तो ये कि भाषा जो होती है एक ध्वनि संकेत है। क्या भाषा क्या है? एक ध्वनि संकेत है। दूसरी बात, भाषा क्या होती है? यादृच्छिक संकेत होता है। कैसी होती है? यादृच्छिक संकेत होती है। ओके, तीसरी बात क्या है? एक रूढ़ चीज़ें होती है। भाषा क्या होती है? रूढ़ होती है। तो इस प्रकार से चीज़ें हमने क्लियर की। यादृच्छिक माने होता है कि शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। जैसे कि बात की जाए पशु विशेष को हम कुत्ता या घोड़ा क्यों कहते हैं? कहना असंभव है। यदि इन ध्वनियों और इनसे बोधित होने वाले अर्थों में नियत संबंध होता तो सभी भाषाओं में एक ही ध्वनि का प्रयोग होता। तो इस प्रकार से ध्वनि संकेत क्या है? यादृच्छा से प्रसूत है। यानी आप देखेंगे लगातार अलग अलग स्थानों पर, कहीं पर कुत्ते को कुत्ता तो कहीं पर कुत्ते को डॉग, कहीं पर डॉगी, कहीं पर अलग अलग प्रकार से नाम से हम पुकारते हैं अलग अलग भाषा में। तो पर्टिकुलर संकेत नहीं होता, हम लोग अपने हिसाब से जो है अपनी इच्छा के हिसाब से उसको करवाते हैं। वैसे भाषा के बारे में अगर और आपसे पूछे, वैसे भाषा की परिभाषा तो यहाँ पर हो गई। अगर आपसे पूछे कि भाषा की विशेषताएं बताइए तो भाषा की विशेषताओं को भी सुन लीजिए। पहली विशेषता भाषा की क्या है? हालांकि भाषा को लेकर के एक चैप्टर हमने विस्तार से शुरुआत का पढ़ा दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा, उसमें भाषा से संबंधित समस्त मुद्दों पर चर्चा की गई। भाषा की विशेषताएं, पहली विशेषता की भाषा जो होती है सामाजिक वस्तु होती। क्या? भाषा सामाजिक वस्तु होती है। दूसरी बात, भाषा का प्रवाह क्या होता है? अविच्छिन्न होता है, यानी कि इसका प्रवाह क्या होता है? अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ होता है, यानी अविच्छिन्न होता है। तीसरी बात, भाषा क्या होती है? सर्वव्यापक होती है। भाषा कैसी होती है भाई? सर्वव्यापक होती है, सभी में व्याप्त होती है। चौथी बात, भाषा संप्रेषण का क्या होती है? मौखिक माध्यम होती है, मौखिक साधन होती है। पांचवी विशेषता इसकी है कि भाषा जो होती है अर्जित वस्तु होती है। भाषा क्या होती है? भाषा अर्जित वस्तु होती है। ओके,
और छठवीं विशेषता इसकी ये आप लिख सकते हो क्या कि भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित की जाती है। किसके द्वारा? तो भाषा व्यवहार के द्वारा अर्जित की जाती है। सातवीं विशेषता इसकी ये है कि भाषा सहज और नैसर्गिक क्रिया होती है। ओके। नवीं विशेषता इसकी है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। दसवीं विशेषता आप लिख सकते हो कि भाषा स्थिरीकरण और मानवीकरण से क्या होती है? प्रभावित होती है। और 11वीं विशेषता इसकी ये है कि भाषा पहले उच्चरित रूप में परिवर्तित होती है। 12वीं विशेषता इसकी ये है कि प्रत्येक भाषा का ढांचा कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। और जो है इसकी 13वीं विशेषता ये है कि भाषा जो होती है भाषा भौगोलिक रूप में स्थानीयकृत होती है, यानी कि उसके स्थान के हिसाब से भाषा आप देखेंगे तो जो है उसी के हिसाब से बदल जाती रहती है। तो कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वानी, इस प्रकार से आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी। तो भाषा के बारे में ये तमाम सारी चीज़ें थी जो कि हमने आपके समक्ष बताई और विस्तार से आप लोगों ने इसको जाना। अब आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं और विस्तार से हर एक चीज़ों को आपको बताने का प्रयास रहेंगे और करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों का जो है समोल्लेख कीजिए। समोल्लेख माने लिखिए, मतलब जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पश्चिमी हिंदी की मुख्य रूप से कितनी बोलियां भाई? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां। पहली बोली कौन सी है आपकी? बुंदेली। दूसरी कौन सी लिख सकते हो? कन्नौजी। तीसरी बांगरू। चौथी कौन सी आपकी? ब्रजी यानी ब्रज भाषा। ओके। और आपकी जो 5वीं भाषा कौन सी? खड़ी बोली या कौरवी। क्या क्या बताया हमने? बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, ब्रज और खड़ी बोली यानी कि कौरवी। ओके, तो ये 5 है पश्चिमी हिंदी की। अच्छा, अगर बात की जाए हिंदी की उपभाषाओं की, या आपसे पूछ ले प्रश्न की हिंदी की जो बोलियां हैं उनके बोलियों का परिचय दीजिए, तो पहली आप देखेंगे हिंदी को हम 5 बोलियों में बांटते हैं। हिंदी भाषा 5 बोलियों का क्या है? समूह है। पहली हिंदी कौन सी है? पहली है बिहारी हिंदी। दूसरी कौन सी है आपकी? पूर्वी हिंदी। तीसरी कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। चौथी कौन सी है आपकी? राजस्थानी हिंदी। और 5वीं कौन सी हिंदी है आपकी? पहाड़ी हिंदी। क्या क्या बताया? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बात की अगर पूछे आपसे एग्जाम्स में कि पहली यानी पूर्वी हिंदी बिहारी हिंदी जो है ये कितनी है? बिहारी हिंदी के कितने भाग हैं? तो बिहारी हिंदी के 3 भाग हैं। बिहारी हिंदी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहली कौन सी? मैथिली। दूसरी मगही। तीसरी भोजपुरी। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, मैथिली, मगही, भोजपुरी। क्या? बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ओके, तो ये 3 आपकी होगी बिहारी की। और दूसरी जो बोली थी हिंदी की, दूसरी हिंदी कौन सी है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोलियां भाई? पूर्वी हिंदी की अगर बात की जाए तो पूर्वी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां पूर्वी हिंदी की? पूर्वी हिंदी की भाई 5 बोलियां हैं। 5 बोलियों का नाम क्या क्या है? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। क्या हमने 5 बोल दिया? पश्चिमी की 5 है, ठीक है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, बिहारी की 3 बोलियां हैं, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो भाई एक पहली हो गई आपकी अवधि, आपको पता ही होगा, आप लोगों ने भी पेपर कल दे करके, मतलब आप आज आप पेपर दे करके आए हो। दूसरी क्या? दूसरी जो है हिंदी कौन सी आपकी है भाई? दूसरी हिंदी कौन सी हो गई आपकी? पूर्वी हिंदी में दूसरा खंड आपका बघेली का है, बघेली। और तीसरी कौन सी? छत्तीसगढ़ी। तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या? अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी कितनी बोलियां? 3 बोलियां, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। याद हो गए होंगे, ये जरूर आएगा। आप एक बार एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये हमेशा आपके लिए काम आएंगे आगे चल करके। ओके, तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। ओके, वही तीसरी जो हिंदी आपकी आती है उसका क्या नाम है? तीसरी हिंदी आपकी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां। पहली कौन सी है? बुंदेली। दूसरी कौन सी है? कन्नौजी। तीसरी कौन सी है आपकी? बांगरू। चौथी कौन सी है आपकी? ब्रजी यानी ब्रज भाषा। ओके, और 5वीं कौन सी आपकी? खड़ी बोली यानी कौरवी। ओके, तो ये पश्चिमी हिंदी बोली है। वहीं अगर बात की जाए आपसे, बात की जाए चौथी की, तो चौथी कौन सी आपकी हमने बताई थी आपको? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की बात की तो राजस्थानी हिंदी की मुख्य रूप से 4 बोलियां हमारे सामने आती हैं। राजस्थानी हिंदी की मुख्य रूप से 4 बोलियां हमारे सामने आती है। ओके, पहली कौन सी? मारवाड़ी। दूसरी कौन सी? जयपुरी। तीसरी कौन सी? मेवाती। और चौथी कौन सी? मालवी। तो मालवी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी। क्या? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, ये 4 बोलियां किसकी हैं? राजस्थानी हिंदी की हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे आप, जो 5वीं हिंदी आपकी है, 5वीं हिंदी की 2 बोलियां मुख्य रूप से हमारे सामने आती है, जो कि पहाड़ी हिंदी के नाम से जानी जाती है। मुख्यतः मैं बता रहा हूँ, मुख्य मुख्य और भी हैं चीज़ें पहाड़ी हिंदी में आप देखेंगे। पहली तो है आपकी गढ़वाली हिंदी, और गढ़वाली पहाड़ी में देखेंगे। और दूसरी कौन सी है? कुमायूनी। ओके, तो कुमायूनी और गढ़वाली ये पहाड़ी हिंदी के जो है उपबोलियां हैं। ये बातें आपकी समझ में आ गई हैं। निश्चित तौर पर आपकी समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो क्लियर हो गई सारी बातें।
आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ा जाए विस्तार से, हर एक मुद्दे को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे और विस्तार से। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देवनागरी लिपि के नामकरण की अगर बात की जाए तो देवनागरी लिपि है जो कि हिंदी की लिपि है, मानक लिपि है। अपने भारतीय संविधान में आप देखेंगे तो इसको लिपि का दर्जा इसी को प्राप्त है। तो ये भारत की क्या है, राज्य लिपि है। देवनागरी में ही लिखा जाता है। जो हमारे आपके समक्ष जो लिखा हुआ है ये अक्षर है, तो ये देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ है। ओके, जो आ इ ई आप पढ़ते हो ये देवनागरी लिपि के ही हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो लिखने की शैली को हम लिपि कहते हैं, और उसी लिपि में जो देवनागरी लिपि है जो हिंदी में आप लोग ये हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा ये राम लिखा, ये राम हमने किस में लिखा है, ये देवनागरी लिपि है। इसी राम को हम अगर ऐसे लिख दें तो ये भी राम ही है, लेकिन ये दूसरी लिपि में है। ओके, ये बात ध्यान। तो ये लिपि कैसी है, ये दूसरी लिपि है, और ये लिपि आपकी देवनागरी है। ओके, तो प्रश्न क्या आपसे करा कि देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए। वैसे देवनागरी लिपि के नामकरण को लेकर के विद्वानों में तमाम सारे मत हैं। पहला मत उसी में से है, कुछ विद्वान मानते हैं इसका नाम देवनागरी लिपि को लेकर के, कुछ विद्वान इसका नाम जो है नगर से जोड़ते हैं। किससे, चूंकि इसका नाम क्या है, नागरी, तो इसलिए इसका नाम किसके जोड़ते हैं, नगर से जोड़ते हैं। अर्थात नगर की भाषा होने के कारण से इसको नागरी नाम दिया गया। किसको, तो देवनागरी को नगर की भाषा चूंकि थी, नगर की लिपि थी, इसीलिए इसको देवनागरी लिपि के नाम से कहा गया। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो नगर की भाषा होने के कारण से इसको देवनागरी लिपि कहा गया। तो कुछ विद्वान इस जो है पक्ष में है। दूसरे जो है कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि देवनगर यानी काशी, देवनगर को काशी कहा जाता है, तो काशी में प्रचलित होने के कारण से इसे देवनागरी कहा गया। ओके, तो ये इसके नामकरण को दूसरी बात। तीसरी बात ये कि कुछ लोग जो हैं गुजरात के नागर जो ब्राह्मण हैं उससे इसका संबंध बताते हैं कि नागर ब्राह्मणों से एक प्रकार से इसका संबंध है देवनागरी का, इसलिए उन्हीं से नाम ये पड़ा। चौथी बात इसको लेकर के जो है आती है हमारे सामने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं कि मध्य युग में स्थापत्य की शैली थी और नागर जिसमें चतुर्भुजी आकृति होती थी। नागरी लिपि में चतुर्भुज अक्षरों की संख्या आप देखेंगे तो ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि चतुर्भुज अक्षर में आपका ये षटकोण वाला सा हो गया, माँ आप देखेंगे, उसके अलावा आप देखेंगे भा, ये सब जो है कई आकार के चतुर्भुज आकार के हैं, और गा आप देखेंगे तो इस प्रकार के अक्षर आपके अब देवनागरी लिपि में आप ज़्यादा मिलेंगे देवनागरी लिपि में। तो इसके कारण से इसको नागरी कहा गया। क्योंकि आप देखेंगे मध्य युग में खास करके जब इतिहास का मध्य युग चल रहा था या हिंदी साहित्य का ही मध्य युग चल रहा था, उस समय आप देखेंगे तो स्थापत्य शैली जो थी यानी कला, यानी कि जो मंदिर बनाने की या जो है स्थापत्य कला माने जैसे कि घर बनाना हुआ या मंदिर बनाना हुआ, स्ट्रक्चर कोई बनाना हुआ, तो उसको लेकर के जो है चतुर्भुजकार जो है चीज़ें बनाई जाती थी। तो वो इसीलिए आप देखेंगे तो नागर शैली में जो आकृतियाँ बनती थी, इसीलिए जो है नागरी लिपि में आप देखेंगे तो अक्षर जो हैं जैसे कि षटकोण वाला सा, मा, भा, ये सब गा, तो ये सब षटकोण के मतलब उस तरीके के हैं, यानी कि जो है नागरी शैली के प्रतीत होते हैं। अर्थात ये चतुर्भुज आकार के अक्षर हैं, तो इसीलिए इसको नागरी लिपि कहा गया। तो ये देखेंगे इस प्रकार से चार मत हमने आपको बता दिए, तो आप इतना अगर यहाँ पर लिख देंगे तो हो जाएगा। उसे देवनागरी लिपि की विशेषताओं को आप सुन लीजिएगा। देवनागरी लिपि की पहली विशेषता ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लिख दीजिएगा। देवनागरी लिपि की विशेषता ये है कि वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण इसमें मिलता है, आप देखेंगे। दूसरी बात यह है कि लिपि चिन्हों के ध्वनि अनुरूप यहाँ पर नाम मिलता है, जैसे जैसे लिपि चिन्ह है उसी के अनुरूप यहाँ पर उसके नाम दिए गए हैं। तीसरी बात यह है कि एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक चिन्ह के लिए एक ही चिन्ह, मतलब कि एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं कि इसे अंग्रेजी में आप देखेंगे तो कभी कभी जो है के स्थान पर आप देखेंगे सी आ जाता है, या इसी प्रकार से आप देखेंगे अलग अलग, जैसे कि जो है हिंदी में आप देखेंगे तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़, जैसे कि आप देखेंगे सा है तीन सा, तो तीन सा के लिए अलग अलग सा है, ये सा और ये सा। देखिए एक ही अक्षर के लिए सा के लिए तीन अक्षर है, लेकिन हिंदी में देखेंगे तो इसको आप यस देखेंगे, इसको यस एच आप देख लेंगे, इसको भी यस एच आप देख लेंगे, इस प्रकार से करते हैं लोग। तो ये चीज़ हो गई। ओके, तो देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग है। चौथी बात यह है कि लिपि चिन्हों की यहाँ पर पर्याप्तता है, यानी कि आप देखेंगे सबसे अधिक आप देखेंगे 52 जो है अक्षर इसमें आपको मिला करके देखने को मिलते हैं, 52 जो है वर्ण। इसी प्रकार से अलग अलग जो है लिपियों में कम थोड़े से देखने को मिलते हैं। पांचवी बात है कि लिपि चिन्हों की स्वतंत्रता यहाँ पर विद्यमान है पूर्ण रूप से। छठवीं विशेषता इसकी ये है कि ये मात्राओं का प्रयोग इसमें होता है। किसके, मात्राओं का प्रयोग, और बोलियों में आप देखेंगे मात्राओं का प्रयोग कम जो है लिपियों में मिलता है, लेकिन देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग मिलता है, एक इसकी अलग सी विशेषता है। सातवीं विशेषता इसकी ये है कि सुपाठ्यता, यानी कि इसको अच्छे तरीके से हम पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है।
और 8वीं चीज़ ये है कि जो है नमनीयता इसमें विद्यमान है। और 9वीं चीज़ आप देख सकते हैं इसमें जो पाई है, यानी कि जो ऊपर वाली जो लाइन खींची हुई, इसे अंग्रेजी में मैंने लिखा राम। तो ये मैंने अंग्रेजी में लिखा राम, लेकिन इसके ऊपर जो है पाई मैंने नहीं खींची। लेकिन जब हम ऐसे राम लिखते हैं, ये राम, तो इसमें देखिएगा राम तो लिखा हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो पाई हमने पार दी, इससे क्या होता है और अच्छे तरीके से दिखने लगता है, सुंदर दिखाई पड़ने लगता है। तो ये सब विशेषताएं हैं। अगला चौथा प्रश्न आपके समक्ष, डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। डॉक्टर हरदेव बहारी की बात की जाए तो इन्होंने हिंदियों बोलियों का सबसे जो उपयुक्त जो वर्गीकरण किया है वो डॉक्टर हरदेव बहारी जी का ही माना जाता है। और इन्होंने क्या किया है मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग आसानी से इसको ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने हिंदी साहित्य की जो बोलियाँ हैं, जो 5 बोलियाँ मैंने अभी भी आपको बताई, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और पहाड़ी, ये हमने आपको बताया था। तो ये 5 बताया था ना, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा। इन्होंने 2 भागों में पहले बांटा किसको, हिंदी को 2 भागों में बांटा। पहले तो खा यानी कि पहले का और खा, तो का और खा यानी का हमने यहाँ पर लिख दिया, खा यहाँ पर है। तो जो है इन्होंने हिंदी को 2 भागों में बांटा। एक तो पूर्वी, पहला क्या भाई, पूर्वी हिंदी, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, पूर्वी खंड। और दूसरा क्या बताया इन्होंने, पश्चिमी खंड। क्या बताया, पश्चिमी खंड। तो पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड, तो हिंदी को 2 भागों में बांटा किसने, डॉक्टर हरदेव बहारी ने। एक तो पूर्वी, एक तो जो है पश्चिमी। तो पूर्वी यहाँ पर मैं मान लेता हूँ और पश्चिमी यहाँ पर मान लेता हूँ, ओके। अब देखेंगे इनका जो पूर्वी खंड है, पूर्वी खंड में इनकी 2 बोलियां मुख्य रूप से। एक तो 2 बोलियों में पहली कौन सी है आपकी, पूर्वी हिंदी, और दूसरी कौन सी आती है, बिहारी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी तो 3 बोलियां आपको पता है पूर्वी हिंदी की। 3 बोलियां कौन कौन सी भाई आपकी, 3 बोलियां हैं कौन कौन सी, एक तो अवधी हो गई, दूसरा बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली इन्होंने बताया। तीसरा क्या बताया, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में आप देखेंगे पूर्वी हिंदी की बोली बिहारी हिंदी, और बिहारी पूर्वी खंड में ही बिहारी हिंदी रखा इन्होंने। और इसमें पहली भोजपुरी, दूसरी कौन सी, मगही, और तीसरी मैथिली। ये वही है जो हमने बताया। उसके बाद में आप देखेंगे जो इनका जो है खंड जो है बा था, खंड खा यानी खा में आप देखेंगे तो जो पश्चिमी खंड इनका है, तो एक पूर्वी खंड रखा हिंदी में और एक पश्चिमी खंड। तो पश्चिमी खंड में आप देखेंगे 3 चीज़ें, इनमें 3 जो है बोलियां समाहित हैं। पश्चिमी खंड में 3 बोलियां। पहली बोली कौन सी है इनकी भाई, पहली बोली पश्चिमी हिंदी। दूसरी कौन सी बताई इन्होंने, दूसरी बता दी कौन सी भाई, दूसरी है राजस्थानी हिंदी। और तीसरी कौन सी बता दी इसी में, पहाड़ी हिंदी। तो पूर्वी मतलब पश्चिमी खंड में 3 बोलियां रखी इन्होंने, 3 हिंदियों को। इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी को रखा। तो पश्चिमी हिंदी को पता है आपको, पश्चिमी हिंदी के 5 भाग हैं, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां। वैसे इन्होंने 6 बोलियों का जो है जिक्र किया है। पहली बोली बताया क्या, कौरवी। दूसरी कौन सी, हरियाणवी। तीसरी दक्षिणी। चौथी ब्रजभाषा। 5वीं बुंदेली। और 6वीं कौन सी बता दी, कन्नौजी बता दी। तो इस प्रकार से इन्होंने कौरवी, दक्षिणी, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और कन्नौजी, ये 6 बोलियों का परिचय हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बताया। वहीं जो राजस्थानी हिंदी है इनके द्वारा बताई गई डॉक्टर हरदेव बहारी की, राजस्थानी हिंदी में 4 प्रकार की बोलियों को उन्होंने स्थान दिया। पहली मारवाड़ी, दूसरी जयपुरी, तीसरी मेवाती और चौथी मालवी। तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये 4 बोलियां हैं। और जो तीसरी इन्होंने बताई वो कौन सी है, पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी को 2 भागों में बांटा, एक तो कुमायूनी और एक गढ़वाली। क्या, एक तो जो है कुमायूनी और एक गढ़वाली। हालांकि जो यही जो है मुख्य रूप से यही सर्वमान्य मत माना जा सकता है हिंदी के बोलियों को लेकर के। तो जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। अगर आपसे पूछ ले डॉक्टर हरदेव बहारी का तो आप आसानी से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम लिखिए। आसानी से आपसे प्रश्न पूछा गया, अच्छा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखक हैं उनके नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात की जाए तो इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करते हैं, उनका नाम है गारसा दत्तासी। और गारसा दत्तासी की बात की जाए तो ये इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक का नाम है फ्रांसीसी भाषा में इनकी पुस्तक है, फ्रांस के थे। तो फ्रांसीसी भाषा में पुस्तक का नाम भी रखा। पुस्तक का नाम क्या है, इस्तवार द लिटरेतर इंदुई ए हिंदुस्तानी, मतलब हिंदुस्तानी। तो यहाँ पर जो इसको हम लोग हा बोलते हैं वहाँ पर ए बोलते हैं, तो एंदुई ए हिंदुस्तानी, ओके। तो ये फ्रांसीसी भाषा में पुस्तक लिखी गई है और इसीलिए इसका प्रचार कम हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर बारसे ने 1953 ईस्वी में इसका हिंदी में अनुवाद किया था इसी पुस्तक का। और वास्तव में यह इतिहास ना होकर के कवि प्रदत्त संग्रह के रूप में हमारे सामने आता है, इसलिए आप देखेंगे इसको ज़्यादा मान्यता नहीं मिलती है।
वैसे जो है प्रारंभ से लेकर के आज तक अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात की जाए तो तमाम सारे ग्रंथ लिखे गए, तमाम सारे विद्वानों ने लिखे हैं। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। पहला, शुरुआत सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत किसने करी है? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखना शुरू किया? गारसा दत्तासी। पहले गारसा दत्तासी, इनके पुस्तक का क्या नाम है? ये जो है इस्तवार दा ला लित्रियोत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ओके, ये फ्रांस भाषा में है, फ्रांसीसी भाषा में है। दूसरे विद्वान आते हैं आपके पंडित माहेश्वर शुक्ल। पंडित माहेश्वर शुक्ल की बात की जाए तो भाषा काव्य संग्रह इनका हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में ही ग्रंथ है। क्या नाम है ग्रंथ का? भाषा काव्य संग्रह। तीसरे विद्वान जो आते हैं उनका नाम क्या है? तीसरे विद्वान आपके हैं कौन? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की बात की है तो इन्होंने शिव सिंह सरोज नाम का एक प्रकार से एक रचना लिखी जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताती है। हालांकि जो भी रचना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये सब हिंदी साहित्य के इतिहास से ही संबंधित हैं, तो आप लोग ये बार बार मैं नहीं बोलूँगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। तो आप जान जाइए कि जितनी भी मैं अभी बोलूँगा, ये बताऊँगा, वो सब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से ही संबंधित रचनाएँ हैं जो कि विभिन्न इतिहास लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। चौथा जो है आते हैं विद्वान, उनका नाम है डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन की बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी पुस्तक का नाम है। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है। ओके, पांचवी जो पुस्तक है उनका नाम क्या है? मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नाम की पुस्तक लिखी जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित है। ओके, उसके बाद में छठवां नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की अगर बात की जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक है। और वो पुस्तक बड़ी अच्छी पुस्तक है। अगर आपको हिंदी पढ़नी है, एमए वगैरह करना है, तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ला जी के, इसको जरूर खरीदिएगा, इसको पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और ये पुस्तक एक प्रकार से वैज्ञानिक तौर पर काल विभाजन नामकरण की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिकता पर पूर्ण रूप से आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की सर्वमान्य हिंदी साहित्य का इतिहास अगर बोले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है, शुरू से लेकर के लास्ट तक। ओके, वही सातवां नाम आता है आचार्य शुक्ला जी के बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, एचडीपी महोदय का। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से पुस्तक लिखी। ओके, वहीं आठवां नाम आता है जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के आलोचक रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी आलोचक रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आलोचक रहे हिंदी साहित्य के। वहीं उसके बाद नौवां नगरी पाचाणी सभा जो कि काशी में है, आप देखेंगे बनारस में नगरी पाचाणी सभा जो कि काशी में, इसने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास लिखने का प्रयास किया, मतलब इस नाम से पुस्तक है। अभी इसके खंड प्रकाशित भी हो रहे हैं। दसवां जो है आता है, उनका नाम है विद्वान, उनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक लिखी। इससे पहले आप देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने हिंदी साहित्य के इतिहास टाइटल से पुस्तक लिख चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के। ओके, 11वें जो विद्वान आते हैं उनका नाम है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। और इन्होंने, मिश्रा जी ने हिंदी साहित्य का अतीत नाम से पुस्तक लिखी। ओके, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है, हिंदी साहित्य के इतिहास से। और 12वें नाम आता है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता जी की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखने का प्रयास किया और वो पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इस प्रकार से आपने देखा लगभग 12 नाम हमने बताए जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा इन लोगों ने मिल करके। इनमें से सब सर्वश्रेष्ठ अगर मत की बात की है, सर्वश्रेष्ठ जो है वो कौन है भाई? सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है। ओके, और काशी नगरी प्रचाणी जो सभा, यानी काशी नगरी प्रचाणी सभा के द्वारा जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, इसकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे हिंदी साहित्य के अगर प्रथम इतिहास किसे माने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तो उसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। वैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का अंग्रेजी में लिखा गया है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ मतलब कि ऑफ हिंदुस्तान। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने किया और इसे इस हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। परंतु डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला ने इसके सहित अन्य सभी ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कह करके सही परिचय दिया। और वर्ष 1929 से 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया, यही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध इतिहास रहा है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि अष्टछाप के कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। अष्टछाप के कवियों और उनके रचनाओं के नाम लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
अष्टछाप के कवियों और उनकी रचनाओं के नाम। तो अष्टछाप के कवियों की बात की तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था। इसमें सूरदास सहित और 7 कवि जो है शामिल थे, जो कि कृष्ण भक्ति परंपरा से थे। और 4 शिष्य उनके पिताजी के विट्ठलनाथ के, यानी कि विट्ठलनाथ के पिताजी का नाम था बल्लभाचार्य। तो 4 शिष्य बल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे। तो 4 4 8 शिष्यों का एक प्रकार संग्रह था, जिनमें सूरदास जी प्रमुख थे। और उन सभी को मिलाकर के कृष्ण भक्ति कवि थे, और इनके मिलाकर के अष्टछाप के कवि का संग्रह इन्होंने किया। किसने? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। ओके। और बल्लभाचार्य जी जो थे वो सूर्यदास के शिष्य थे। किसके? सूरदास के। ओके। तो इसमें कौन कौन से नाम आते हैं? सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभनदास, नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इनकी रचनाएं। सूरदास की रचनाएं। पहले विद्वान सूरदास। सूरदास जो कि अष्टछाप के कवि हैं। इनकी बात की है तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, बड़ी फेमस पुस्तकें हैं ये। दूसरे विद्वान हैं कृष्णदास। कृष्णदास की बात की जाए तो इनकी रचना है जुगल भानुचरित। अगली रचना है भ्रमर गीत, और एक और रचना इनकी है प्रेम तत्व निरूपण। तो ये कृष्णदास की रचना है। तीसरे विद्वान है अष्टछाप के परमानंद दास। परमानंद दास की बात की जाए तो परमानंद सागर नाम से इनकी पुस्तक मिलती है। वहीं चौथे विद्वान की बात की कुंभन दास। कुंभन दास ने फुटकर पद लिखे हैं। ठीक। वहीं जो है पांचवें विद्वान है नंददास। नंददास की कई रचनाएं मिलती हैं, जैसे कि रास पंचाध्यायी हो गई, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी, भ्रमर गीत, सुदामा चरित्र। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो है श्याम सगाई, तमाम प्रकार की रचनाएं इनकी है। वहीं जो है छठवें विद्वान है उनका नाम है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की रचनाएं जैसे कि जो है द्वादश पैज और हितजू को मंगल और भक्ति प्रकाश, ये इनकी रचना है चतुर्भुज दास की। वहीं सातवें कवि जो अष्टछाप के कवि हैं उनका नाम है छीत स्वामी। और छीत स्वामी के कुछ फुटकल पद मिलते हैं हम लोगों को, वो उन्होंने लिखा है। वहीं जो है गोविंद स्वामी ने जो लास्ट हैं अष्टछाप के 8वें कवि, उनका नाम है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी ने भी फुटकर पद इनके भी मिलते हैं हमको। तो इस प्रकार से अष्टछाप के कवियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करने को लेकर के आपसे पूछा गया है। तो रीतिकाल की अगर बात की जाए तो रीतिकाल 3 शाखाओं में बटी हुई थी: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीत सिद्ध। ओके। तो ये विद्वानों के जो है मैंने बता दिए। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से थे। वैसे आप देखेंगे रीतिकाल के कवियों में तो केशवदास, चिंतामणि, त्रिपाठी, सेनापति, मतीराम, भूषण, आचार्य देव, बिहारी, घनानंद, बोधा, भिखारी दास, ये सब बड़े फेमस हैं। और इनकी रचनाएं भी बड़ी फेमस, जैसे कि केशवदास की रचना है जो है आपको पता ही होगा केशवदास की कौन सी रचना है, छंदों का जाप घर कहलाती है, रामचंद्रिका। ओके। कवि प्रिया, नक्सिक वर्णन, छंदमाला और रसिक प्रिया, ये सब रचना केशवदास की है। चिंतामणि त्रिपाठी की कवि जो है कुल कल्पतरु इनकी रचना है। पिंगल, ये भी इनकी रचना है। सेनापति की काव्य कल्पद्रुम है। मतीराम की ललाम है, और मतीराम सत्सई और रसराज इन्हीं की रचना है मतीराम की। भूषण की शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। आचार्य देव की रचना का नाम शब्द रसायन या भाव विलास। बिहारी की एकमात्र रचना है हिंदी साहित्य जगत में बिहारी सत्सई, गागर में सागर भरने का प्रयास किया इन्होंने। घनानंद की बात करें तो सुजान सागर, सुजान रागमाला, प्रेम सरोवर, ये इनकी रचनाएं हैं जो कि फेमस है। और बोधा की बात की तो बिरहा वारिस और इसका नाम है, ये सब रचनाएं। भिखारी दास की रचना रस सारांश का और काव्य निर्णय, ये रचनाएं हैं। ओके। तो रीतिकाल की अगर बात की जाए तो रीतिकाल में जो है बात की जाए रीतिबद्ध धारा की तो केशवदास का नाम अग्रणी है उनमें, आचार्य केशवदास। रीति सिद्ध की बात की तो बिहारी का नाम अग्रणी है। और घनानंद की बात की है तो ये रीति मुक्त कबीर हैं घनानंद। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। रीतिकाल की प्रवृत्तियों की बात की है तो पहली प्रवृत्ति इसकी लिखिएगा, रीति अथवा लक्षण ग्रंथों की इसमें प्रधानता होती थी। यानी रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ मतलब होता है कि इसे रस, छंद, अलंकार इन सभी पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। दूसरी बात यह है कि श्रृंगार भावना की प्रधानता थी इनकी रचनाओं में। ओके। तीसरी बात, नारी के प्रति विलासी दृष्टिकोण था, नारी को एक प्रकार से केवल भोग की वस्तु समझा जाता था। चौथी बात है कि जो है प्रकृति का उद्दीपन रूप यहाँ पर मतलब कि रूप में चित्रण किया गया है। पांचवी विशेषता इसकी है कि अलंकारों की प्रधानता है। छठवीं विशेषता है जो है रीतिकाल की कि लोक जीवन की उपेक्षा की गई है। सातवीं विशेषता इसकी ये है कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया इसमें। अतिशयोक्ति माने बढ़ा चढ़ा करके हर चीज़ को। आठवीं विशेषता इसकी ये है कि मुक्तक काव्यों की रचना हुई, यानी कि फुटकल पदों में आप देखेंगे महाकाव्यों की रचना कम हुई, जो है प्रबंध काव्यों की रचना नहीं हुई है, मुक्तक काव्यों की रचना ज़्यादा हुई है। नौवीं विशेषता इसकी ये है कि मुक्तक जो है कला एवं भाषा की प्रवणता इसमें विद्यमान है। कला ज़्यादा है, भाषा छंद वगैरह बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास किया गया। 10वीं विशेषता इसकी है कि जो है राज्य आश्रियता पर लिखे जाते थे, यानी कि जो रचनाएं आप देखेंगे इनमें वो रचनाएं कैसी थी, राज्य पर आश्रित थी। यानी कि राज्य आश्रित माने क्या कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा इनकी रचनाओं में आप देखेंगे, लोग जिन राजा के यहाँ पर रहते थे उनके बारे में बताते थे। वहीं
11वीं विशेषता लिख दीजिएगा, भक्ति और नीति तथा वीर काव्यों की रचना भी इस काल में हुई है। ओके, तो भक्ति के दोहे भी मिलेंगे, नीति के दोहे भी मिलेंगे, और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे वीर काव्यों की भी रचना इस काल में हुई। तो ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां थी जो कि मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आधुनिक हिंदी कविता के विकास का काल विभाजन कीजिए। हिंदी कविता के हिंदी कविता के विकास का काल विभाजन कीजिए। हिंदी कविता के काल विभाजन की अगर बात की जाए तो हिंदी कविता के इतिहास की बात की जाए तो हिंदी कविता का जो आधुनिक काल है, आधुनिक हिंदी कविता की बात की जाए तो पहला काल आता है भारतेंदु युग। आधुनिक काल की जब शुरुआत होती है 1850 ईस्वी से, ये सर्वमान्य मैथ 1850 से शुरुआत होती है। 1850 से 1900 का जो समय काल है उसके अंतर्गत जो युग रहता है उसका नाम है भारतेंदु युग। ओके, दूसरा जो युग आता है उसका नाम है द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग की बात की है तो 1901 से प्रारंभ होता है द्विवेदी युग, और 1920 ईस्वी तक का जो समय काल है द्विवेदी युग है। उसके अंदर तीसरा युग आता है छायावाद। छायावाद की बात की जाए, छायावाद की तो 1921 से लेकर के 1936 ईस्वी का जो समय काल है छायावाद का काल है। ओके, इसके अलावा आप देखें चौथा काल आता है उसका नाम है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद जो है वो 1937 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1942 ईस्वी तक चलता है। 1942 ईस्वी में आप देखेंगे तार सप्तकों का प्रथम प्रकाशन होता है आगे के जो है एक प्रकार से प्रयासों के द्वारा। तो पांचवा जो युग है उसका आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद 1943 से प्रारंभ होता है और 1952 तक चलता है। कब तक? 1952 तक चलता है। उसके बाद में आपका छठवां युग प्रारंभ हो जाता है नई कविता का युग। नई कविता जो है 1953 ईस्वी से प्रारंभ होती है और 1960 ईस्वी तक चलती है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी नई कविता में स्वतंत्रोत्तर कविता भी आती है, और सातवीं कविता जो आती है इसके बाद में वो आती है सठोत्तरी कविता। सठोत्तरी कविता की बात की जाए तो 1961 ईस्वी से, यानी कि 1960 ईस्वी के बाद की जो कविताएं लिखी गई वो सठोत्तरी कविता हैं। अब तक जो कविताएं लिखी जा रही है 1961 की ईस्वी के बाद से वो सठोत्तरी कविता की श्रेणी में आती है। समकालीन कविता भी कुछ लोग जो है बोल दिया करते हैं। ओके, बाद वाली कविताओं को। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 9वां नंबर की आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। आदिकाल की नामकरण की जो समस्या है इस पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आदिकाल की अगर बात की जाए, आदिकाल की बात की है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आदिकाल में आप देखेंगे कि आदिकाल के कई नाम विद्वानों ने दिए हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने 12 रचनाओं के आधार पर इसको वीरगाथा काल नाम स्वीकार किया। और वीरगाथा काल नाम, इस पर कई टिप्पणियां भी लोगों ने करी कि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने केवल वीरता के काव्यों को ही देखा, बाकी जो है बाकी को जो है नज़रअंदाज किया। लेकिन इन्होंने कहा कि मतलब कि जो रासो ग्रंथ है उनमें देखेंगे तो वीरता पूर्वक रचनाएं 12 रचनाएं मिली मुख्य रूप से, और उनमें सबसे ज़्यादा रचनाएं जो हैं प्रामाणिक 12 रचनाएं मिली। उन प्रामाणिक 12 रचनाओं में सबसे ज़्यादा जो मिली है वो वीर काव्य मतलब वीर रचनाएं मिली हैं। हालांकि वीरता में भी आप देखेंगे श्रृंगार भी मिलेंगे, 12 मासा का वर्णन भी मिलेगा। फिर भी इन्होंने वीरगाथा काल कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। दूसरे विद्वान आते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? तो मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। वहीं आचार्य द्विवेदी जी की बात की है तो आचार्य द्विवेदी जी ने और डॉक्टर रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने आदिकाल नाम दिया। ठीक है, हालांकि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला ने आदिकाल कहा था लेकिन उन्होंने बल किस पर दिया था? वीरगाथा काल पर। ओके, तो आदिकाल नाम दिया किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने। ओके, वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात की जाए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा और चारण काल जो है कहा। ठीक है, संधि काल एवं चारण काल। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या क्या कहा? संधि काल एवं चारण काल। राहुल जी की बात की यानी राहुल संकृत्यान की, राहुल संकृत्यान जी ने इसको क्या कहा? राहुल संकृत्यान जी ने सिद्ध सामंत काल का उपाधि दी, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने इसे वीर काल कहा। क्या कहा? वीर काल कहा। तो इस प्रकार से हमने बताया तमाम सारी चीज़ें, किसने किसने क्या कहा। शुक्ला जी ने वीरगाथा काल कहा, गिरियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, आचार्य द्विवेदी और रसाल जी ने आदिकाल कहा। और वहीं बात की जाए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की तो उन्होंने संधि काल और चारण काल कहा। राहुल संकृतान जी की बात की है तो सिद्ध सामंत काल कहा, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी की बात की तो उन्होंने वीर काव्य कहा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी कभी एग्जाम से अगर आपसे पूछ ले कि आदिकाल की समान प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए या आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं बताइए, तो लिख लीजिएगा। पहली विशेषता आदिकाल की क्या है कि युद्धों का सजीव चित्रण यहाँ पर होता था। ठीक है, कल्पना की अधिकता होती, इसमें राष्ट्रीयता का अभाव था, यानी कि राष्ट्रीयता का अभाव था। छोटे छोटे गुटों में देश बटा हुआ था। आप देखेंगे छोटे छोटे राज्यों में और लोग आपस में लड़ा करते थे, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ओके, दूसरी बात है कि आश्रयदाताओं की प्रशस्ति थी। रसो रासो ग्रंथ लेखन जो है अपने चरम पर था। वीर श्रृंगार रस का चित्रण किया जाता रहा है।
तीसरी विशेषता इसकी लिख सकते हो प्रकृति चित्रण और जनसंपर्क की कमी थी इसमें। चौथी विशेषता जनसंपर्क में कमी। पांचवी विशेषता आप लिख सकते हो ऐतिहासिकता का अभाव, कल्पना का एक प्रकार से प्रभाव और ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिला। वही छठवीं जो है विशेषता प्रबंध और मुक्तक काव्यों में दोनों में रचनाएं हुआ करती थी। सातवीं विशेषता डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग इसमें होता था। और सातवीं विशेषता आप इसके लिख सकते हो कि रचनाओं में संदेहात्मकता यहाँ पर विद्यमान है। वही जो है आठवीं विशेषता इसकी लिख सकते हो जो है काव्याकार कल्प का सुंदर प्रयोग किया गया, जैसे कि दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, रोला, छप्पर, कुंडलिया, ये तमाम प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। लेकिन दोहा जो छंद है उसको दूहा कहा जाता था, तो उस दूहा छंद का प्रयोग अधिक मात्रा में आपको मिलेगा। ओके, वीर गाथा काल के बारे में मैंने बता दी यानी आदिकाल की। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। हालांकि एक प्रश्न मैंने यहाँ पर आदिकाल को लेकर के और रखा है, तो उस प्रश्न का उत्तर मैं यहीं पर बता देना चाह रहा हूँ। आदिकाल को लेकर के यहाँ पर एक प्रश्न मैंने और रखा होगा, तो आदिकाल का जो प्रश्न है उसके बारे में आप बड़े ध्यान से पूछा जाएगा कि वीर गाथा काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो लिख लीजिएगा, चूंकि वीर काल की रचनाएं दो रूपों में हमको मिलती हैं। पहली रचना किस काल में, तो पहली रचना है प्रबंध काव्य के रूप में, और कुछ रचनाएं हैं जो कि वीर गीतों के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो जो प्रबंध काव्य में है उनके बारे में भी बताऊंगा, और जो वीर गीतों में है उनके बारे में। तो बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। अगर इतना लिख देंगे तो इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा और अच्छे अंक आपको मिल जाएंगे। पहली रचना कौन सी है, दलपत विजय। दलपत विजय किसने लिखी है, खुमान रासो ने लिखी। दलपत विजय किसकी रचना है, खुमान रासो की है, और दलपत विजय एक प्रबंध काव्य है। ओके, दूसरी जो है दलपत विजय जो है आपकी क्या है, दलपत विजय एक व्यक्ति हैं और खुमान रासो रचना है। तो खुमान रासो रचना है जो कि क्या है, प्रबंध काव्य है। खुमान रासो एक प्रबंध काव्य है जो कि दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है। वही दूसरी रचना आपकी है पृथ्वी राजा रासो। पृथ्वी राजा रासो किसने लिखी है, चंद्रबरदाई ने लिखी है, प्रबंध काव्य है। वहीं तीसरी रचना जो है उसका नाम क्या है, हमीर रासो। हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं, और ये भी एक प्रबंध काव्य है। वहीं चौथी रचना में अगर बात की जाए वीरगाथा काल की, तो कौन सी रचना है, विजयपाल रासो। और विजयपाल रासो किसने लिखा है, नल सिंह ने लिखा। किसने लिखा, नल सिंह ने लिखा है, प्रबंध काव्य है। और पांचवी रचना कौन सी है, पांचवी रचना है परमाल रासो, यानी जिसको आलखंड के नाम से भी जानते हैं आप, जगनिक ने लिखा है, वीर गीत है ये। और बीसल देव रासो आप देखेंगे ये भी क्या है, वीर गीत है, और किसने लिखा है, नरपत नाल ने लिखा है इसको। और वहीं सातवें रचना की बात की है जयचंद्र प्रकाश, जिसको केदार भट्ट ने लिखा है, वीर गीत काव्य ही है ये। और एक जो है लास्ट में है आठवीं रचना जय मयंक जस चंद्रिका, ये रचना मधुकर की है, कवि मधुकर की, जिसको एक प्रकार से ये वीर गीत काव्य है। ओके, प्रबंध काव्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये कुछ जो है आदिकाल की रचनाएं थीं और उनके कवि जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपके कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए जानते हैं कि हिंदी शब्द के बारे में क्या विचार हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, या फिर क्या लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। ओके, विस्तार से हर एक मुद्दे को मैं समझने का प्रयास करूंगा। मैंने आपको बताया भी था कि हर एक मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे, कोई भी मुद्दा आपसे छूट करके नहीं जाएगा, और विस्तार से मैं हर एक चीज़ को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हिंदी शब्द की बात की है तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के मानदंड जो है वो विवादास्पद है। प्राचीन परंपरा के सनातनी हिंदुओं का विश्वास है कि हिंदी जो है, आप देखेंगे तो हिंद शब्द का हीन और दा, इन दोनों के संयोग से बना है हिंद। और हीन का तात्पर्य होता है हीनता, और दा का मतलब होता है दा का मतलब क्या होता है, दलन करने वाला। तो इस प्रकार हिंदू का एक प्रकार से हिंदुओं के जो द्वारा प्रचलित है, सनातनी जो हिंदू हैं वो कहते हैं कि हिंद का अर्थ क्या है, हीनता का दलन करने वाला। ओके, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी इस बात को एक प्रकार से हिंदी के मूल अर्थ को समझाते हुए कहते हैं कि या भारतीय, क्या हिंद का या भारतीय, व्यापक रूप से हिंदुस्तान में, व्यापक रूप में हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और उनके द्वारा व्यवहृत भाषा को हिंदी कहते हैं। ओके, तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है अधिक स्तर पर, उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। तो इस प्रकार से भोलानाथ तिवारी जी ने कहा। तो ये था एक प्रकार से इसके बारे में कुछ विचार जो कि हमने बताया। कुछ भी और भी विचार हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने लघु उत्तरीय मतलब अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को देखा, विस्तार से मैंने बताया। हम यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए आपके। खंड बा की मैं बात कर रहा हूँ। खंड बा में निर्देश ये दी जाएगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्द में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं,
और आपको वहीं पर लिखा रहेगा, क्या क्या लिखा मिलेगा आपको, जो है 10 × 5 = 50, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा नीचे। तो इसका मतलब ये है कि 10 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अथवा करके मैं जो बता रहा था यही है। जैसे ये प्रश्न आपका दिया है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, और करके आपको दिया है कि हिंदी के शब्द समूहों का वर्गीकरण कीजिए। तो चाहे ये प्रश्न करेंगे चाहे ये करेंगे, दोनों में से कोई एक करना है तो आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। यानी कि 10 नंबर अगर आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताए तो आपको उतने नंबर मिलेगा। अगर आप वो बताएंगे जो है हिंदी के शब्द समूहों के वर्गीकरण करेंगे तो भी आपको उतने नंबर मिलेगा। ओके, तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसका उत्तर क्या हो सकता है, और विस्तार से जानेंगे भाई। हर एक मुद्दे को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही विश्वास और यही प्रकार से तैयारी के साथ मैं रहता हूँ कि ताकि आपका कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम से छूटे ना। ओके, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो बहुत सारे लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा इन दोनों को क्या समझ लेते हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा को बहुत सारे लोग साधारण अर्थों में एक ही मान लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य मिलेगा। और कौन कौन से अंतर है ये मैं आपको बताता हूँ। पहला अंतर आप लिखिएगा, पहला अंतर क्या है कि राजभाषा का महत्व राजनीतिक दृष्टि से होता है और राष्ट्रभाषा का महत्व सामाजिक दृष्टि से होता है। पहला अंतर क्या, राज्यभाषा का महत्व राजनीतिक दृष्टि से होता है और राष्ट्रभाषा का महत्व सामाजिक दृष्टि से होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि राजभाषा में प्रशासनिक यथार्थ का क्या होता है, प्रसारण होता है, और राष्ट्रभाषा में राष्ट्र के सांस्कृतिक आदर्शों का क्या होता है, स्पंदन होता है। तो राजभाषा में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनका प्रसारण होता है, और राष्ट्रभाषा में राष्ट्र के जो सांस्कृतिक आदर्श हैं उनका क्या होता है, स्पंदन होता है, वो आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात यह है कि राजभाषा अपने क्या करती है, राजभाषा अपने प्रयोगकर्ताओं के मस्तिष्क की क्या होती है, आवाज़ होती है, और राष्ट्रभाषा अपने प्रयोजनकर्ताओं के हृदय की गूंज होती है। क्या होती है राष्ट्रभाषा, अपने प्रयोजनकर्ताओं के हृदय की क्या होती है, गूंज होती है। चौथा अंतर इन दोनों में ये है कि राजभाषा राष्ट्रीय समस्याओं को दिमागी तौर पर सुलझाती है, जबकि राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय भावनाओं से क्या होती है, युक्त होती है। भाई पांचवा अंतर राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर के ये है कि राजभाषा राजकीय मतलब क्या जो राज्य कार्य होते हैं उन कार्यों की भाषा होती है राजभाषा, और इसका प्रयोग राज्य कर्मचारी और शिक्षित जो है लोग ही करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रभाषा होती है उसका प्रयोग जनजीवन के लोग भी करते हैं, यानी कि ये जनजीवन की भाषा होती है, और जिसका प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के लोग किया करते हैं। ओके, छठवां अंतर इन दोनों में ये है कि राजभाषा वस्तुतः भौतिक विकास की भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा जातीय प्रामाणिकता की भाषा है। ओके, तो इस प्रकार से हमने 6 अंतर देखा और ये अंतर आपके लिए पर्याप्त है इतने प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए है क्या कि हिंदी के शब्द समूहों का वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न क्या है, हिंदी के शब्द समूहों का वर्गीकरण कीजिए। शब्द समूह माने कि कौन कौन से जो है भाषा से हिंदी में शब्द लिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर जो है प्रश्न कर रहा है। हिंदी का शब्द समूह क्या है भाई, पहला हिंदी में आप देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है। ऐतिहासिक आधार कुछ हो गए, कुछ अर्थ संबंधी आधार हो गए, कुछ स्वरूप मतलब रूपात्मक आधार हो गया, कुछ व्यवहारिक आधार हो गया, और ऐतिहासिक आधार पर ही सर्वमान्य एवं सुलभ है। और हिंदी की बात की जाए तो हिंदी शब्द समूहों को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। तो हिंदी भैया हिंदी शब्द समूहों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। पहला आपका कौन सा हो गया, भारतीय आर्य भाषा का शब्द समूह, तो कुछ ऐसे भाषा जो कि भारतीय आर्य भाषा के शब्द समूह हैं। दूसरा दूसरा कौन सा हो गया आपका, भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द समूह। तीसरा नवनिर्मित जो है परिभाषिक जो शब्द समूह है वो। और चौथा तीसरा कौन से हो गए, यानी कि जो नवनिर्मित नए नए बनते हैं वो, अभी मैं समझा दूंगा। और चौथा कौन सा, विदेशी भाषाओं का शब्द समूह। ओके, अब विदेशी भाषाओं में ईरानी, पाश्तो, तुर्की, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, अंग्रेजी ये सब होंगे। ओके, पहला क्या है, पहला मैंने आपको बताया तो हिंदी शब्द समूहों को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आपका कौन सा है, भारतीय आर्य भाषा का शब्द समूह। आप देखेंगे भारतीय आर्य भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, संकर जो है द्विज शब्द हो गए, आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं के शब्द, इन सभी को हम लोग स्थान देते हैं। ओके, तत्सम तद्भव आप देखेंगे, और इसी अलावा आप अलग अलग प्रकार से देखें। तद्भव तत्सम तो आप जानते होंगे कि नहीं जानते, तद्भव तत्सम। तद्भव माने होता है जो कि तत्सम माने होता है संस्कृत के जो ऐसे शब्द जो कि हिंदी में डायरेक्ट आ गए हैं हूबहू वो है, यानी कि जैसे कि आप कहते हैं दुग्ध, तो दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत का हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग होता है।
अब आप देखेंगे इसी प्रकार से दुग्ध का अगर हम दूध में प्रयोग करें, दूध, दुग्ध माने क्या होता है, दूध, और दूध क्या है, तद्भव शब्द है, यानी कि जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि घिस-पिट करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वो तद्भव हो गए। ओके, तो ये भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द समूह में ये चीज़ें। वहीं आप देखेंगे कुछ इसमें जो है शब्द समूह में जो है इसके अलावा आप देखेंगे संकर शब्द आते हैं। संकर शब्द और द्विज शब्द ये एक ही होते हैं, और इसका मतलब होता है कि दो भाषाओं के शब्द, यानी कि जैसे कि आप बोलते हैं खून पसीना, खून पसीना एक उदाहरण मैं बोल रहा हूँ, तो खून पसीना में आप देखेंगे जो खून शब्द है ना, खून शब्द किस भाषा का है, खून शब्द आपका ईरानी भाषा का, किस भाषा का है, खून शब्द आपका ईरानी भाषा का है, और पसीना जो शब्द है ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो खून पसीना मिलकर के क्या बना, खून पसीना, तो ये संकर शब्द होगा। कि इसका मतलब ये है कि जब क्या होता है कि जब कोई शब्द दो भिन्न भाषाओं के योग से बनता है तब उसे संकर या द्विज शब्द कहते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि आम चुनाव, आम चुनाव, तो आम जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, चुनाव जो है हिंदी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से आप रेलगाड़ी बोलते हो, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का है। इसी प्रकार से आप छायादार बोलते हो, छाया जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, और दौर जो है आपका, या सॉरी दार जो है आपका छायादार, दार जो है आपका ईरानी भाषा का शब्द है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि एक हिंदी का शब्द होना चाहिए, चाहे हिंदी का, संस्कृत का, किसी भी भाषा का, जब दो शब्दों से मिलकर के, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं उनको संकर या द्विज शब्द कहते हैं। ठीक है, और जो कि हिंदी में प्रयोग किए आते हैं तो वो शब्द इस प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका जेल खाना, जेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, खाना ईरानी भाषा का शब्द है, ये भी संकर शब्द में आएगा। ओके, इसी प्रकार से आप देखेंगे मालगाड़ी हो गई, अजायब घर हो गया, अखबार वाला, जैकेट वाला, इसी प्रकार तोप खाना, चुनाव प्रणाली और गुलाब जल, ये सब शब्द। ओके, ये देखेंगे तो ये सब आके हो गए। उसी प्रकार से आप देखेंगे कुछ आधुनिक प्रदेश में आप देखेंगे भाषा जैसे कि नई नई बनती हैं, हिंदी भाषा में पर्यायवाची रूप तमाम प्रकार के होते हैं, जैसे कि बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, इन सभी भाषाओं से शब्द जो है इसमें चले आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे उपन्यास, रसगुल्ला, चूड़ांत, संदेश, विदुर, अभिभावक, महाशय, निर्भर, संभ्रांत, ये सब शब्द जो हैं ये सब भी नए नया और जो है इसी भाषा से, यानी कि जो भारतीय भाषाएं हैं, जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है, उसी भाषा परिवार से आए हैं, तो ये चीज़ होती है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने समझा। कुछ देशज शब्द होते हैं, देशज शब्द माने क्या होता है, देशज शब्द जैसे कि आप देखेंगे जो देश में यानी खुद जन्म लेते हैं, अपने आप जन्म लेते हैं, विद्वान लोग जो है इसके बारे में मतभेद इनमें से है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं देश शब्दों के बारे में कि उन शब्दों को हम देश शब्द कहते हैं जो आधुनिक समय की बोलचाल में स्वतः विकसित हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे पेड़, पेड़ जो है देश शब्द है, गड़बड़ ये सब देश शब्द है। ठीक है, ढुड़ाई ये सब देश शब्द है। जैसे आप देखेंगे फुनगी, पगड़ी, चिड़िया, और थूथुन जगह थूथन, ठीक है, छपला, जो भी आपको थोड़ा बक बक, ठक ठक, सीटी, दुराना, झकझोरना, ललकार दे भैया, ललकार दे, ललकार दे, ललकारना, ऐसी प्रकार झगड़ा, झंझट, भोंदू, ये सब कहते हैं टेटे, काव काव, भड़ भड़, बक बक, ये सब खटिया, लुटिया, मचिया, तकिया, इस प्रकार से सब कैसे शब्द हैं भाई। तकिया थोड़ा सा अलग रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये सब कैसे शब्द हैं भाई, उठ पटांग, उबड़ खाबड़, गड़बड़, ये सब, तो ये सब शब्द कैसे हैं, ये सब देश शब्द हैं जो कि खुद ही बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा ये सब भारतीय आर्य भाषा शब्द समूह के, तो ये सब शब्द समूह के, यानी कि ये पहला शब्द समूह हो गया। दूसरा शब्द समूह कौन सा है आपका, दूसरा शब्द समूह है भारतीय अनार्य भाषाओं को, यानी कि भारत की जो भाषाएं आर्य भाषा परिवार में सम्मिलित नहीं की जाती हैं उन्हें अनार्य भाषा कहते हैं। और आप देखेंगे जो है आप अलग अलग प्रकार की, जैसे कि आप देखेंगे कुछ द्रविड़ भाषाएं हैं, कुछ आग्नेय हैं, यानी कि आस्टिक भाषा परिवार, तो इनसे संबंधित जो शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए गए, लेकिन अधिक देखेंगे तो हिंदी में अधिक मात्रा में ये शब्द नहीं आते हैं अनार्य भाषा के। जैसे कि आप देखेंगे द्रविड़ भाषा परिवार के शब्द में जैसे सांभर, सांभर ये दक्षिण भारत में आप देखते हैं भोजन है सांभर। जैसे कि भोजन क्या एक दाल तरीके से होता है, सब्जी मिला करके उसमें बनाया जाता है, तमाम प्रकार की सब्जियां मिली रहती है, तो सांभर। पिल्ला, पिल्ला कैसा शब्द है, ये द्रविड़ भाषा परिवार का शब्द है, पिल्ला। नीर, ठीक है, मीन, उत्तर, आचार, नमस्कार, आज्ञा, ये सब आप देखेंगे जो थोड़ा सा आपको लगे, जैसे आप दक्षिण में देखेंगे तिरुवनंतपुरम, आप मूवीज का नाम देखेंगे थोड़ा लंबा जटिल रहेगा। ठीक है, और नाम भी आप देखेंगे बड़े बड़े थोड़े से दूसरी प्रकार के होते हैं, तो दूसरी भाषा के शब्द ही होते हैं। ओके, थोड़ा सा संस्कृत को टच करते हुए प्रतीत होते हैं, नमस्कार, आचार्य, आज्ञा, ये सब। ओके, वहीं आप देखेंगे तमिल भाषा के कुछ, जैसे तमिल भाषा से अंबार, अंबार तमिल भाषा का शब्द है। उड़द ये जो है तमिल भाषा का शब्द है। कोठरी तमिल भाषा का शब्द है। सेठ आप कहते हैं नहीं सेठ, तो सेठ कैसा तमिल भाषा का शब्द है। श्री, ये सब श्री किस भाषा का शब्द है, श्री जो श्री आप लिखते हैं ये वाला,
ये श्री, ये किस भाषा का है? ये तमिल भाषा का ही शब्द है। ओके, ये सब ध्यान रखेंगे। तेलुगु भाषा की बात की है, तेलुगु भाषा के शब्द जैसे कि पूजा, ये तेलुगु भाषा का शब्द है। कौटा तेलुगु भाषा का शब्द है। चीलर, जैसे जुआ चीलर पड़ गए, तो जुआ तो छोड़ दीजिए, चीलर जो शब्द है ये तेलुगु भाषा का शब्द है। भंगी, कहते हैं भंगी बना देंगे मार मार के, तो भंगी भी किस भाषा का है? तेलुगु भाषा का है। साधु किस भाषा का शब्द है? तेलुगु भाषा का। टोपी किस भाषा का है? तेलुगु भाषा का। मलयालम भाषा के भी इसी प्रकार से, जैसे कि मलयालम भाषा के आप देखेंगे जो है मलयालम भाषा के तमाम सारे धड़ल्ले, या फिर इसी प्रकार से हिंदी भाषा में तो मलयालम के लगभग तमाम सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ओके, और इसी प्रकार से आप देखेंगे आस्टिक भाषा परिवार के तमाम सारे शब्दों का प्रयोग जो है मिलता है, जैसे कि आप देखें कपोल, जंघा, हलाहल, नींब, गुड़, डांगर, पनही, तांबुल, ये सब किस भाषा के हैं? तो ये सब आपके जो है किस भाषा के भाई? तो ये सब आपके आस्टिक भाषा परिवार के हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने आपको बताया तमाम प्रकार की चीज़ों को। ओके, तो भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द समूह ये दूसरा प्रकार का हो गया। तीसरे प्रकार का जो शब्द समूह है हिंदी भाषा का, वो है नवनिर्मित पारिभाषिक शब्द समूह। क्या? नवनिर्मित पारिभाषिक शब्द समूह, यानी कि आप देखेंगे लगातार ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है और इसका प्रभाव जो है व्यापक स्तर पर हिंदी साहित्य पर पड़ा या हिंदी भाषा पर पड़ता है। वैज्ञानिक जो है कोई खोज हुई या विज्ञान में कोई जो है तमाम प्रकार की चीज़ें बनी, तो उसको कहीं ना कहीं पे उसको नाम दिया जाता है। तो उस नाम में जैसे कि गणित में आप देखेंगे रसायन शास्त्र, भौतिकी, जंतु विज्ञान, इन सब में आप देखेंगे तमाम प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग होता है। जैसे कि आप देखेंगे फार्मूला जो शब्द है इसके लिए सूत्र का प्रयोग हो गया, या टेबल के लिए सरणी का प्रयोग हो गया, एसिड के लिए अम्ल का प्रयोग, फर्टिलाइजर के लिए उर्वरक, ठीक है, और स्टील के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, एटम के लिए परमाणु, एनर्जी के लिए ऊर्जा, हीट के लिए उष्मा, ग्रेविटेशन के लिए गुरुत्वाकर्षण, आंतरिक सिद्धांत के लिए कॉस्मोलॉजी, ओके सॉरी, या फिर कॉस्मो थ्योरी, इसी प्रकार से अलग अलग। जैसे कि आप देखेंगे रेड जो है विज्ञान में ही आप देखेंगे, या फिर आप जो है राजनीति विज्ञान में या अलग अलग विज्ञान में आप देखेंगे कुछ नई खोज होती है तो उसका नाम दिया जाता है कुछ, तो वो नाम भी कहीं ना कहीं हिंदी में भी लोग जो है देने का प्रयास करते हैं, तो इससे भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें आती हैं, जैसे कि अधिनियम यानी एक्ट। ओके, ये चीज़ें जैसे कुलाधिपति बोलते हैं, चांसलर जिसको बोलते हैं वो। तो ये तीसरा शब्द समूह हो गया। चौथा समूह कौन सा होता है? चौथा शब्द समूह में आप देखेंगे कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द समूह। विदेशी भाषा में जैसे कि विदेशी भाषा में आप देखेंगे तो लगातार जैसे तमाम प्रकार के, जैसे कि आप देखेंगे जो है विदेशी भाषाओं में ईरानी, पारसो, तुर्की, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, यूनानी, जर्मनी, ये तमाम प्रकार की भाषा जिनसे आप देखेंगे अलग अलग शब्द लिए गए। जैसे कि कुछ मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। पहला ईरानी भाषा के जैसे कि छत्रप, मिहिर, गज, ये सब ईरानी भाषा के शब्द है पहला। दूसरा पाश्तो भाषा के जैसे पठान शब्द है, मटर गश्ती, बकलोल, गुंडा, जमाल घोटा, अखरोट, पटाखा, नगाड़ा, लुच्चा, ये सब पाश्तो भाषा का है। तीसरा तुर्की भाषा के शब्द जैसे कि बहादुर, कैंची, गलीचा, दरोगा, बावर्ची, चम्मच, बीबी, चेचक, कुर्ता, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा अरबी भाषा की अगर बात की जाए, अरबी भाषा के शब्द जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, अदालत, कलम, फैसला, तहसील, दुकान, लगान, दवाखाना, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा की बात की है, फारसी भाषा के हिंदी साहित्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पशु पक्षी, ये फारसी भाषा का है। कचहरी, युद्ध, व्यापार, समय, त्योहार, किसमिस, शराब, चादर, दिमाग, ये सब फारसी भाषा के। चीनी भाषा के शब्द जैसे कि कीचक, कीचक माने बांस होता है, चीनी भाषा का शब्द है। सिंदूर हो गया, लीची हो गया, चीनी हो गया, ये सब चीनी भाषा के हैं। जापानी भाषा की बात की जाए, रिक्शा हो गया, जूडो यानी कुश्ती, ये सब जापानी भाषा का। पुर्तगाली भाषा की बात की जाए, पुर्तगाली भाषा में जैसे कि अलमारी, अचार, कमीज, गमला, कमरा, गोभी, तम्बाकू, तौलिया, ये सब, बाल्टी, पिस्तौल, फीता, बिस्कुट, मेज, बटन, ये सब किस पुर्तगाली भाषा का है। फ्रांसीसी भाषा के भी कुछ शब्द जैसे कि टेबल, मेम, मास्टर, पेंसिल, कर्फ्यू, इंजन, ये सब फ्रांसीसी भाषा का है। अंग्रेजी भाषा के तो बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि गवर्नर, मजिस्ट्रेट, पोस्ट मास्टर, बटालियन, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ऑपरेशन, डॉक्टर, ग्लास, कैमरा, फोटोग्राफर, ये सब अंग्रेजी भाषा के हैं। जनरली आपको इंजन वगैरह या फिर जो तमाम प्रकार के शब्द होते हैं वो आपको जैसे जूडो, ये सब, या फिर इसी प्रकार से जो कुछ शब्द होते हैं आपको लगता है कि अंग्रेजी भाषा के हैं। जापानी वगैरह भाषा के जो शब्द हैं या फिर जो फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं आपको लगता है अंग्रेजी के, तो अंग्रेजी के नहीं भी, वो फ्रांसीसी के भी हैं। यूनानी भाषा के कुछ शब्द हैं जैसे कि यूनानी भाषा में जैसे दाम होगा, एकेडमी, एकेडमी यूनानी भाषा का शब्द है। ओके, एटलस, ये यूनानी भाषा का है। टेलीग्राफ यूनानी भाषा का है। इटालियन भाषा के भी कुछ शब्द हैं जैसे कि मलेरिया, इटालियन भाषा का, इटली वाला, ठीक है। गचट जो जिसको आप कहते हैं गजट, गजट,
गजट आप सुने हैं गजट, तो वो आपका इटालियन भाषा का शब्द है। बालकनी कहते हैं ना कि बाहर होता है उसके घर के, तो बालकनी आप देखते हैं जो है, तो बालकनी जो है इटालियन भाषा का शब्द है। और स्टूडियो, स्केच, ये सब इसके भाषा का। तो इस प्रकार से हिंदी का शब्द भंडार जो है बड़ा व्यापक है और 4 तरीके से हम लोग इसको बांटते हैं। ओके, तो सब समूह समझ में आ गया आपका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हिंदी भाषा के प्रमुख रूपों का परिचय दीजिए। हिंदी भाषा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं भाई? हिंदी भाषा के बहुत सारे रूप हैं। जैसे कि बात की जाए हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में जैसे कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा, संचार भाषा, ये सब क्या हैं? ये सब मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी भाषा के रूप हैं। तो आपसे पूछा गया यही। सबसे पहले हम बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राज्य के कार्यों के लिए होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राज्य के कार्यों के लिए होता है। राजभाषा के व्यापक प्रयोग को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा जी कहते हैं कि राजभाषा का प्रयोग मुख्यतया 4 क्षेत्रों में अभिप्रेत है। पहला, शासन में राजभाषा का प्रयोग होता है। दूसरा, विधान में प्रयोग होता है, कोई नियम वगैरह बनाना हो तो उसमें। न्यायपालिका में, तो उसमें भी प्रयोग होता है, और कार्यपालिका में। इस प्रकार से, और इन चारों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे ही हम राजभाषा कहते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने कहा। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आगे हम बात करें, अगला जो आपकी भाषा होती, दूसरी भाषा हिंदी भाषा के स्वरूप में दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो है, इसकी बात की जाए, राष्ट्रभाषा की अगर बात की जाए तो राष्ट्रभाषा जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जो है राष्ट्रभाषा का स्थान सम्माननीय होता है अपने स्थान पर। राष्ट्रीय एकता की गौरवमयी संस्कृति का ध्यान रखते हुए सभी राष्ट्रभाषी सार्वजनिक अवसरों पर राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग करते हैं। और किसी भी देश की केंद्रीय सरकार जिस भाषा को विशेष संपर्क का माध्यम चुनती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक अथवा राष्ट्रीय स्वर शक्ति संपन्न भाषा को राष्ट्रभाषा की संज्ञा से हम लोग जानते हैं। ओके, तो राष्ट्रभाषा ये होती है, और राष्ट्रभाषा किसी भी देश की अक्षय निधि होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा रूप कौन सा हिंदी भाषा का? संपर्क भाषा। संपर्क भाषा की बात की जाए तो राष्ट्रभाषा ही संपर्क भाषा होती है। समृद्धि और व्यापक अस्तित्व के कारण से कोई भाषा सबसे पहले राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करती है, इसके बाद वही राष्ट्रभाषा अपने राज्यों से संपर्क सूत्र बनाए रखने में एक प्रकार से काम आती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो भाषा राष्ट्र के समस्त अंतरंग या अंतरंग और बहिरंग क्रियाकलापों में स्वीकृति सहित सहयोगिनी बनी रहती है, उसी को हम संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा का एक व्यापक धरातल होता है, इसमें विचार विनिमय लोग करते हैं। तो जिस भाषा का प्रयोग विचार विनिमय के माध्यम से किया जाता है वो भाषा आपकी संपर्क भाषा होती है, जिस भाषा से हम लोग एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। जैसे कि चीनी भाषा जो है चीन की संपर्क भाषा है, रूसी भाषा रूस की संपर्क भाषा है, उर्दू पाकिस्तान की संपर्क भाषा है। ठीक इसी प्रकार से हिंदी जो है ये भारत की संपर्क भाषा है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इस संपर्क भाषा के माध्यम से विभिन्न जाति धर्म के लोग एक दूसरे जो है जाति के धर्म के लोगों को पहचानते हैं, उनके विचारों को तमाम प्रकार चीज़ें से जानते हैं। ओके, चौथा जो रूप है हिंदी साहित्य का यानी हिंदी भाषा कौन सा है? बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा तो आपको पता होगा जन सामान्य की भाषा बोलचाल की भाषा होती है। ऐसी भाषा जो कि हम दैनिक व्यवहार में साधारण लोगों सहित शिक्षितों, विद्वानों एवं अन्य लोगों के द्वारा प्रयोग करते हैं, वही भाषा होती है। और स्थानीय बोली या फिर भाषा के प्रभाव में इसमें देश काल की भिन्नता की झलक भी दिखाई पड़ती है, तो वो आपकी बोलचाल की भाषा हो गई। ठीक है, पांचवा रूप कौन सा हिंदी भाषा का? रचनात्मक भाषा। रचनात्मक भाषा वो भाषा होती है जिसमें आप देखेंगे चिंतक कोई हुआ, कोई विचारक हुआ, कोई लेखक हुआ, कोई कवि हुआ, जिस भाषा में चिंतक, लेखक, विचारक और कवि ये अपने विचार को या चिंतन को व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उस भाषा को हम जो है रचनात्मक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जिस भाषा रूप को रचना का माध्यम स्वीकार कर लिया जाता है विचारक के द्वारा, चिंतक के द्वारा, लेखक के द्वारा, कवियों के द्वारा, उसे रचनात्मक भाषा कहते हैं। ओके, समझ में आ गई बात है। इसमें आप देखेंगे भाव रहेगा, रचनाकार जो होगा भाव करेगा, विचार विमर्श होगा, रस का प्रयोग, छंद का, अलंकार का प्रयोग, रोचक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर भक्ति, रहस्य, कहीं पर दर्शन, कहीं पर राजनीति, तमाम प्रकार की चीज़ें, तो रचनात्मक भाषा होती है। अगला रूप आता है, छठवां रूप कौन सा है उसका? छठवां रूप है आपका संचार भाषा। संचार भाषा जो होती है ये हिंदी का अगला रूप है। संचार भाषा की बात की जाए तो जन संचार के व्यापक माध्यमों को अब संक्षेप में 4 जो है संचार माध्यम की संज्ञा प्रदान की गई है, और अंग्रेजी में इसे मीडिया शब्द के समानार्थक कहा जा सकता है।
तो इसीलिए माध्यमों में प्रयुक्त जो भाषा होती है उसी को हम संचार भाषा जो है कहते हैं। और आज ये माध्यम देखेंगे, समाचार पत्रों में जो भाषा लिखी जाती है वो भाषा संचार भाषा होती है। पत्रिकाओं में आप देखेंगे जो भाषा का प्रयोग होता है संचार भाषा का प्रयोग होता है। रेडियो में, टेलीविज़न में, फिल्मों में जो दिखाई जाती भाषा वो सब संचार भाषा। मोबाइल, इंटरनेट, इन सभी में जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा संपर्क भाषा, सॉरी, संचार भाषा कहलाती है। तो संचार माध्यम विशेष की आवश्यकता के अनुसार कभी कभी इसके गुण अवगुण बदल भी सकते हैं, और फिर भी कुल मिलाकर के संचार भाषा सहज होती है, सरल होती है, क्षेत्रीय क्षेत्रता से मुक्त और साधारणीकृत जो है होती है। और जो भी भाषा ऐसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संचार भाषा कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने हिंदी भाषा के स्वरूप को समझा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हिंदी को कितनी उपभाषाओं में विभाजित किया गया है। हिंदी को कितनी उपभाषाओं में विभाजित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिंदी की उपभाषाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, हिंदी की उपभाषाओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिंदी की उपभाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया। भाई हिंदी की उपभाषा जो है वो कितने भागों में है। हिंदी की उपभाषा तमाम प्रकार की भाषा हमने बताई थी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये 4 जो है 5 जो है उपभाषा है हिंदी साहित्य की, और इन्हीं उपभाषाओं में है। और इसमें आप देखेंगे तो बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, ब्रजी, खड़ी बोली यानी कौरबी और कन्नौजी कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो मतलब मिलेगा। तो ये चीज़ें, और राजस्थानी हिंदी में आप देखेंगे मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी ये, और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमायूनी, ये सब यही आपकी है उपभाषाओं का विभाजन, जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या आ चुका भाई। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर, भक्ति काल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भक्ति काल के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम से में आएंगे, तो आप लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ लीजिएगा। भक्ति काल की बात की जाए तो मुख्य रूप से जो है भक्ति काल जो है कहीं ना कहीं पे इसके नामकरण को लेकर के, और कहीं ना कहीं भक्ति काव्य जो है उसकी महिमा असीम है। भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल के नाम से जाना आता है, और भक्ति काल के नामकरण में कोई विवाद भी नहीं है। आप देखेंगे भक्ति काव्य की प्रधानता को लक्ष्य करके ही विद्वान इतिहास लेखकों ने 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी का जो मध्य भाग है उसको, या फिर अथवा 17वीं शताब्दी के आरंभ तक के हिंदी साहित्य के इतिहास को भक्ति काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात की है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी भक्ति काल को कहाँ से कहाँ तक मानते हैं, तो संवत 1375 ईस्वी से लेकर के 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी के बीच में मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला। अगर इसको आप सन में चेंज करेंगे 1375 को, तो इसमें से आप जो है 57 अगर माइनस कर देंगे तो आपको सन में निकल आएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भक्ति काल की सीमा उन्होंने ये बताई है। और भक्ति काल की बात की तो भक्ति काल और जो है बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, इन विद्वानों को, इन कवियों की वजह से क्या कहा है, इसको स्वर्णकाल कहा कि इसमें इसे कबीर, जायसी, सूर, तुलसी ये 4 महान विभूतियाँ जिसमें हैं जिस काल में, उसको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाना परम आवश्यक है। तो किसने कहा, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णकाल कहा भक्ति काल को। ओके, भक्ति काल की आप देखेंगे जो है 4 धाराएं हैं, तो टिप्पणी में यही सब लिखना था भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल की 4 धाराएं आपके समक्ष आती हैं। भक्ति काल की पहली धारा कौन सी है, निर्गुण पंथी ज्ञानासारी सारा जो धारा है पहली। आप देखेंगे भक्ति काल की अगर बात की, भक्ति काल जो है मुख्य रूप से 2 शाखा, पहले इसको मानिए, एक तो सगुण भक्ति शाखा और एक निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा पहले आती है, सगुण बाद में आती है। ओके, निर्गुण की बात की, निर्गुण भक्ति शाखा में 2 शाखाएं मुख्य रूप से आती हैं। एक तो जो है आपकी निर्गुण पंथी जो ज्ञानासरी है वो, और दूसरी कौन सी आपकी प्रेमासरी। तो आप देखें ज्ञानासरी पहले आएगी जिसमें कबीर मुख्य रूप से आते हैं, और जो है प्रेमासरी की बात की है तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम अग्रणी है। वही बात की जो अगली शाखा इनकी सगुण भक्ति शाखा है भक्ति की, उसमें कृष्ण भक्ति शाखा पहले आती है। उसके बाद में आप देखेंगे सगुण भक्ति शाखा के बाद में आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो सगुण भक्ति शाखा के बाद में आप देखेंगे, तो सगुण भक्ति शाखा में आप देखेंगे तो एक सबसे पहले कृष्ण भक्ति शाखा आएगी, उसके बाद में आप देखेंगे राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास का नाम अग्रणी है, और राम भक्ति शाखा में जो है आप देखेंगे तो तुलसीदास जी का। तो ये 4 महान विभूतियाँ हैं जो कि एक एक जो है युग की द्योतक हैं, जो कि मैंने इसमें बताई हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के 4 जो है एक प्रकार से धाराएं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो है भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति शाखा है इसके परिवर्तन और समर्थक कौन है, वल्लभाचार्य है, महात्मा सूरदास हैं।
आप देखेंगे जो सगुण शाखा है इसके प्रवर्तक कौन है, राम जो मार्गी काव्यधारा है इसके प्रवर्तक और समर्थक रामानुजाचार्य हैं। और आप देखेंगे बाद में आकर के कबीर सॉरी तुलसीदास जी ने इसको आगे बढ़ाया, रामचरितमानस जैसी महान रचना लिखी जो कि एक प्रकार से हिंदी साहित्य जगत में अतुलनीय है, पूरे के पूरे संसार के दृष्टि से पूरे के पूरे जो है साहित्य यानी जगत में आप देखेंगे विश्व स्तर पर नंबर 1 का महाकाव्य आता है कौन भाई, तो ये तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। प्रवृत्त्यात्मक काल विभाजन मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति के हिसाब से काल विभाजन बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का प्रवृत्तात्मक, प्रवृत्तात्मक माने होता है कि एक प्रकार से प्रवृत्ति के हिसाब से जो उन्होंने कालखंड बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने, वो क्या बताया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात की तो उन्होंने 4 प्रकार के काल बताए थे। तो प्रवृत्तात्मक यानी प्रवृत्ति के हिसाब से, तो पहली प्रवृत्ति इन्होंने देखा किसमें, आदिकाल को किसने क्या कहा, इन्होंने वीरगाथा काल कहा। तो वीरगाथा काल ये प्रवृत्तात्मक है। वीरगाथा काल आदिकाल का नाम किसने दिया, आचार्य शुक्ला जी ने दिया। समय काल कब से कब तक है, तो 1050 से लेकर के 1375 का जो समय काल है, 1075 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी का समय काल वीरगाथा काल है। दूसरा काल इन्होंने बताया पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा, भक्ति काल के नाम से बताया। भक्ति काल चूंकि भक्ति का प्रवृत्ति ज़्यादा थी इसलिए भक्ति काल उसको नाम दिया। और भक्ति काल जो है 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी जो है ये भक्ति काल की सीमा रहती है। इसके अलावा बाद में उत्तर मध्यकाल आता है। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल की संज्ञा दी प्रवृत्ति के हिसाब से, चूंकि इसमें रीति ग्रंथों की रचना ज़्यादा हुई तो रीति काल की संज्ञा दी। रीति काल जो है संवत 1700 से प्रारंभ होता है और संवत 1900 का जो समय काल है 1900 तक का, ये रीति काल की संज्ञा इन्होंने दी रामचंद्र शुक्ला जी ने। और बाद में जो आधुनिक काल आता है आपका, आधुनिक काल को इन्होंने प्रवृत्ति के हिसाब से, चूंकि आधुनिक काल आते आते गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ था भारत हिंदू युग में, तो गद्य काल इसको नाम दिया किसने, आचार्य शुक्ला जी ने। और गद्य काल के नाम देने के साथ साथ इसके प्रारंभ 1900 ईस्वी से 1900 विक्रमी से प्रारंभ होती है। वैसे 1850 विक्रमी आप आएंगे तो मिल जाएगा। वैसे 1843, अगर इसमें से आप 57 घटाएंगे तो 1843 आएगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो 1984 1800 क्या बताया 1843 से ठीक है 1984 तक का जो समय काल है ये गद्य काल की श्रेणी में बताया। उसके बाद में जो है इन्होंने इतिहास 84 तक लिखा। ठीक, उसके बाद में फिर और चीज़ें आगे इसमें संशोधन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके समक्ष है कि वीरगाथा काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। वीरगाथा काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप तो हो गया होगा। वीरगाथा काल की प्रवृत्तियों के बारे में मैंने बता दिया था, वीरगाथा काल की प्रवृत्तियों के बारे में बता दिया था, उसकी रचनाओं के बारे में बता दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए भाई। प्रगतिवाद की बात की जाए तो प्रगतिवाद की अगर प्रवृत्तियों की बात की है, पहली प्रवृत्ति प्रगतिवाद की कौन सी है भाई, पहली प्रवृत्ति कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विरोध यहाँ पर किया गया खूब अच्छे तरीके से। पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विरोध पहली विशेषता। दूसरी विशेषता प्रगतिवाद की क्या है, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया इन लोगों ने। ठीक है, जो चीज़ सत्य थी उसी को बताया। ठीक, तीसरी बात बौद्धिकता की प्रधानता इसमें, यानी बौद्धिक जो क्षमता है इसका पूर्ण प्रयोग किया जाता है इस कालखंड में प्रगतिवाद में। और वहीं चौथा देखेंगे आप अंतर्राष्ट्रीयवादी यानी अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण, यानी कि लोग जो है अंतर्राष्ट्रीयता यानी जो विश्व स्तर की चीज़ें जानकारी पाते थे वो भी अपनी रचनाओं में लिखने का प्रयास। वहीं 5वीं विशेषता इसकी ये है कि धर्म और ईश्वर का विरोध जम करके करते हैं ये लोग। और 6वीं विशेषता कि प्रेम के संबंध में स्वस्थ दृष्टि रखते हैं। 7वीं विशेषता ये है कि प्रेम की जो है 7वीं विशेषता क्या है कि नारी के प्रति जो है नूतन दृष्टि है। नूतन माने नई दृष्टि, यानी नारी के प्रति कहीं ना कहीं पे श्रद्धा की भावना इन कवियों में दिखाई पड़ती है। और 9वीं बात यह है कि सोद्देश्य लेखन, यानी कि उद्देश्य विहीन लेखन नहीं था इनका, उद्देश्य से परिपूर्ण लेखन था। जो भी लिखते थे उसका कोई ना कोई उद्देश्य हुआ करता था प्रगतिवाद के कवियों का। और 10वीं विशेषता इसकी आप लिख सकते हो शिल्पगत नवीनता, यानी कि जो भी ये लोग लिखते थे, यानी जो भी ये कविताएं लिखते थे या फिर जो कुछ भी लिखते थे गद्य हो या कविता हो, उसमें ये लोग क्या करते थे, इसमें नवीनतम शैली का प्रयोग ये लोग लगातार किया करते थे। ये प्रगतिवाद की विशेषताएं होगी जो कि मैंने आपको बता दी। अच्छा, वहीं पर आपसे अगर पूछ ले कि प्रयोगवाद की सामान्य विशेषताएं बताइए, प्रवृत्ति बताइए, तो प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों को सुनिएगा। पहली विशेषता प्रयोगवाद की प्रवृत्ति या विशेषता पूछे की बात है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रयोगवाद की जो विशेषता है वो कौन सी है, पहली विशेषता प्रयोगवाद की है कि बौद्धिकता का प्रधान काव्य यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, जो बौद्धिकता आप देखेंगे प्रकृतिवाद में पनपती है उठती है, वो बौद्धिकता आपके अपने चरम पर आकर के पहुंचती है प्रयोगवाद में। ओके, वहीं दूसरी विशेषता इसकी विद्रोह का स्वर, यानी कि इसमें आप देखेंगे प्रयोगवाद में विद्रोह का स्वर रचनाओं में मुखरित हुआ है।
तीसरी विशेषता इसकी है कि लघुता की प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया, इसमें किसकी, लघुता की प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया है। वहीं चौथी बात यह है कि जो है यथार्थ के प्रति आग्रह है इसमें, ठीक है, यानी यथार्थ रचनाएं इसमें भी कहीं ना कहीं पे है, जो कि प्रयोगवाद की जो है प्रवृत्ति भी रही है, प्रगतिवाद की रही है। और प्रयोगवाद में आप देखेंगे जो तार सप्तकों का प्रकाशन होता है अज्ञे जी करते हैं 1943 में, वहीं से प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है। और पांचवी विशेषता इसकी ये है कि प्रेम का विकृत चित्रण यहाँ पर जो है दिखाई पड़ता है। छठी विशेषता ये है कि जो है वैचित्र प्रदर्शन की जो है प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और सातवीं विशेषता ये है कि दुख के प्रति अनुराग है। आठवीं विशेषता ये है कि मनोविश्लेषणवाद, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है उससे प्रभावित है अज्ञे हो या इसी प्रकार से मुक्तिबोध या अन्य जो भी रचनाकार हैं वो, ठीक किसी प्रकार से अधिकतार सप्तक के जो कवि रहे हैं। नवीं विशेषता इसकी ये थी कि सामाजिकता का अस्वीकार कर रहे थे ये लोग। और इसी के साथ साथ 10वीं विशेषता ये थी कि शिल्पगत वैशिष्ट इसमें दिखाई पड़ता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 10 विशेषता हमने प्रयोगवाद की बता दी। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि नई कविता की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, नई कविता की विशेषताएं सुन लीजिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद में एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ओके, तो नई कविता की विशेषताएं, पहली विशेषता नई कविता की क्या है, पहली विशेषता लघु मानव की प्रतिष्ठा स्थापित की गई। दूसरी विशेषता व्यक्तिकता, यहाँ पर जो छायावाद की व्यक्तिकता है वो नई कविता में भी अगर ये कहीं 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 ना कहीं पे दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे थोड़ा सा भिन्न रही है। तीसरी विशेषता यथार्थ उन्मुखता, यानी जो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में रहा यथार्थ उन्मुखता, उसी के प्रति इनका भी झुकाव रहा है। चौथी बात ये आस्थावादिता के प्रति भी रहे, यानी कि जहाँ पर प्रगतिवाद में ईश्वर का विरोध होता था वहीं पर यहाँ पर आस्था लोगों के अंदर थी, यानी कि यहाँ इस कवियों में आस्था दिखाई पड़ी। पांचवी विशेषता इसकी ये थी, मतलब कि जो है नई कविता की कि नारी स्वास्थ्य का रूपांकन यहाँ पर किया गया, नारी का स्वस्थ रूपांकन किया गया, नारी को अच्छे दर्जे पर रखा गया। ओके, छठी विशेषता ये है कि राजनीतिक संलग्नता यहाँ पर दिखाई पड़ती है। सातवीं विशेषता ये है कि आध्यात्मिकता का परिहास जो है किया गया। और इसके अलावा आप देखेंगे आठवीं विशेषता अस्तित्ववादी दर्शन की अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है। और नवीं विशेषता आप लिख सकते हो कि शैली में प्रवाहमयता एवं लयात्मकता है। आप देखेंगे शैली में क्या है, प्रवाहमयता है, लगातार जो है क्या आप पढ़ेंगे अगर तो प्रवाह होते हैं, यानी कि उसको पढ़ने का मन भी करेगा। और 11वीं विशेषता इसकी ये है कि अभिव्यक्ति, सॉरी 10वीं विशेषता क्या है, 10वीं विशेषता है आपकी अभिव्यक्ति शक्ति में क्या है, विविधता है। आप देखेंगे अलग अलग कवि अलग अलग तरीके से नवीन जो है शिल्पगत का प्रयोग करके, शिल्प जो है चीज़ों का प्रयोग करके आप देखेंगे नवीन शिल्पों का प्रयोग, और शक्ति में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की जो है अभिव्यक्ति जो शैली है इनमें तमाम प्रकार की अलगाव देखेंगे, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से लिखेंगे। 11वीं विशेषता नूतन अप्रस्तुत विधान, नए नए प्रयोग इसमें किए जा रहे थे। और 12वीं विशेषता आप देखेंगे छंद बंध मुक्तता, यानी कि छंदों में बंद करके इसमें कविताएं नहीं लिखी जा रही थी खुल करके एकदम से। और 13वीं विशेषता इसकी गद्यात्मकता, यानी कि गीत में भी आप देखेंगे तो गद्य गीतों का यहाँ पर प्रचलन हो चुका था। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष 6वां नंबर प्रश्न देखिएगा, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, मतलब छायावाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छायावाद जो है छायावाद के प्रमुख कवियों में आपका जयशंकर प्रसाद, अगर छायावाद के कवियों का नाम पूछे तो क्या बताएंगे, जयशंकर प्रसाद। उसमें जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ओके, सुमित्रानंद पंत छायावाद के एक प्रकार से बड़े फेमस कवि, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन की रचना। सुमित्रानंद पंत की बात मैं कर रहा हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। प्रसाद पंत निराला ये जो है छायावाद के बृहत रही हैं। ओके, प्रसाद पंत निराला और महादेव वर्मा ये छायावाद के 4 स्तंभ है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, वहीं बृहत लघुत्रयी की बात की छायावाद की तो महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये 3 लोग छायावाद की बृहत त्रयी में शामिल हैं। ओके, बात ध्यान रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन भी छायावाद में हैं, जैसे कि निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतरी, सब रचनाएं इनकी हरिवंश राय बच्चन की छायावादी रचनाएं हैं। महादेव वर्मा की रचनाएं आप देखेंगे निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीप शिखा, ये सब फेमस रचनाएं हैं। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचनाओं को देखेंगे आप चंद्र किरण, चित्ररेखा, रूप राशि, अंजलि, ये सब। वहीं भगवती चरण वर्मा जी की रचनाओं को देखिएगा छायावादी, मधुकण, प्रेम संगीत, मानव, ये सब रचनाएं। ओके, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न पूछा गया कि छायावाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता छायावाद की यही है कि व्यक्तिक अभिव्यक्ति पर जोर दिया जा रहा था, यानी कि व्यक्ति, यानी आप देखें निराला जी अपने दुखों को लेकर के काव्य लिख रहे थे, मतलब अपने दुख के माध्यम से लोक जीवन का जो दुख है उसको दिखाने का प्रयास किया निराला ने, प्रसाद ने, पंत ने। आप देखेंगे महादेवी वर्मा जी कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो है महादेवी वर्मा जी कहती हैं। यहीं पर अलग अलग विद्वान आप देखेंगे निराला जी की रचनाएं, भिक्षुक कविता पढ़ लीजिएगा, वह आता दो टूक कलेजेगा करता पछताता पथ पर, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा है, एक लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। इसी प्रकार से मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजेगा करता।
ओके, इसी प्रकार से तो व्यक्तिकता का व्यक्तिक अभिव्यक्ति पर जोर है। सॉरी। दूसरी बात कि स्वर में वेदना है इनके, क्या है, स्वर में वेदना है, दुख की प्रधानता इस इनके काव्य में मिलती है। छायावादी रचनाओं के काव्य में दुख की प्रधानता को मिलती है। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि प्रकृति वर्णन को नया आयाम छायावाद में आकर के मिलता है। चौथी विशेषता ये है कि छंद के बंधन को अस्वीकार किया। कहीं ना कहीं निराला की रचना जो है आप देखेंगे, जूही की कली, ऐसी प्रकार से आप देखेंगे निराला की रचना में जो है छंद के बंधन को मुक्त एक प्रकार से छंद बंध रचनाएं प्रस्तुत करने लगे निराला। ठीक है, और पहले तो आलोचना का सामना करना पड़ा इनको, ठीक, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें सही हो गई। उसके बाद में अगली रचना कौन सी, पांचवी विशेषता इसकी ये है लाक्षणिकता। लाक्षणिकता छायावाद की विशेषता है। प्रत्येक विधान भी इसका ठीक ठाक है। विशेषण, विपर्य और मानवीकरण जो है इन सभी पर विशेष बल दिया गया है इसमें छायावाद में। और छठी विशेषता राष्ट्रीय भावना इसमें कूट कूट कर दिखाई पड़ती है। सातवीं विशेषता में आप देखेंगे जो है अपार्थिव प्रेम की जो है व्यंजना इसमें की गई है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे तो प्रेम को एक प्रकार से सर्वोपरि बताने का प्रयास भी है। और आठवीं विशेषता रहस्यवाद की झलक भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जो रहस्यवाद आप देखेंगे कबीर की रचनाओं में आप कहीं कहीं न कहीं पे देखेंगे, वो थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पर यानी बदल करके आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा। जो छायावाद कि जो रहस्यवाद भक्ति काल में मिलेगा वो आपको छायावाद में कुछ ना कुछ मात्रा में दिखाई पड़ेगा। वही नवीं विशेषता इसकी ये है कि अभिव्यक्ति की नूतन भंगिमाएं हैं। जो रचनाएं लिखने की शैली उसमें आप देखेंगे नई नई शैली का प्रयोग, यानी जो द्विवेदी और भारतीय युग से थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे अलग रही थी। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने विस्तार से समझा। निश्चित स्तर पर मैंने आपको बताया कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको, कोई समस्या होगी तो ज़रूर बताइएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा, विस्तार से मैंने आपको बता दिया। ओके, और अगर राम भक्त शाखा के कवियों के नाम पूछे तो तुलसीदास, सकरदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति, ये सब हैं। और अगर आपसे पूछे कि कृष्ण भक्त शाखा के तो सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभनदास, नंददास, ये सब बता देंगे अष्टाध्यायी कवियों का नाम। अगर आपसे पूछेगा प्रेम मार्गी जो कवि हैं उनके नाम बताइए, प्रेम मार्गी शाखा के, तो क्या बताएंगे, उसमें कुतुबन की मृगावती फेमस है, मंजन की मृगा मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, शेख नबी की ज्ञानदीप, कासिम शाह की हंस जवाहिर रचना, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब फेमस है। तो प्रेम मार्गी कवियों के नाम आपको पता है, कुतुबन, मंजन, जायसी, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, शेख नबी, उस्मान। ओके, वहीं वीरगाथा काल की बात आप हमें बता दी, दलपत विजय, चंद्रबदाई, सारंगधर, नल सिंह, जगनी, नरपत, नाल, केदार, भट्ट, मधुकर, ये सब नाम अगर पूछे तो बता दीजिएगा। ओके, वहीं निर्गुण भक्तिधारा के जो ज्ञान मार्गी शाखा जिसके कबीर प्रतिनिधित्व करते हैं, रामानुजाचार्य, इनके बारे में अगर बात की है तो इसमें आप देखेंगे निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो ज्ञानासर है उसमें नामदेव, कबीर दास और धर्मदास, जादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास और भी लोग हैं, जैसे संतरायदास हो गए, चारणदास इसी में आते हैं, नानक इसी में आते हैं, प्राणनाथ इसी में आते हैं। ठीक है, चारणदास की एक रचना है भक्ति सागर, प्राणनाथ की रचना है जो है कुलज शरीफ और कुलजत शरीफ, रैदास की रचना है रैदास की कौन सी रचना है, रैदास की बानी, नानक की रचना है गुरु ग्रंथ साहब, मलुकदास की रचना है रतन खान और ज्ञानबोध, ये सब फेमस रचनाएं हैं। सुंदरदास की रचनाएं हैं सुंदर विलास और जो है सुंदर ग्रंथावली, और कबीर की रचना है बीजक, बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रामायणी। ठीक है, और नामदेव की रचना है नामदेव के पद, धर्मदास की रचना पदों की रचना करी इन्होंने, दादू दयाल ने जो है अंगबंध जो है रचना और हरडे वाणी, ये तमाम प्रकार की रचनाएं, जो कि ये सब चीज़ें फेमस है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ गई होंगी चीज़ें, और यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जाना। ओके, अगला प्रश्न आपके समझिए, पूर्वी हिंदी की बघेली का परिचय दीजिए। पूर्वी हिंदी की जो बघेली भाषा है इसका परिचय देने को लेकर के आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न कि जो बघेली भाषा है इसका परिचय दीजिए। यानी पूर्वी हिंदी की आप देखेंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां हैं ना, तो जो बघेली है उसका परिचय दीजिए। तो बघेली की बात की जाए तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में बघेली का नाम दूसरा है, और अवधी क्षेत्र के दक्षिण में आप देखेंगे मांडला स्थित जो मध्य प्रदेश के दमोह, रीवा, जबलपुर, बालाघाट, ये सब जो ज़िले हैं इसमें आप देखेंगे तो ये बघेली भाषा बोली जाती है। और बघेल खंड की बोली मुख्य रूप से अगर बात की तो बघेली है। और बघेली का नामकरण आप देखेंगे तो बघेले राजपूतों के नाम पर हुआ है, और पश्चिम से इसमें बुंदेली का मिश्रण भी हो गया है, और दक्षिण में मराठी और बुंदेली इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। और अवधी और बुंदेली मिश्रित भाषा आप देखेंगे बड़े बघेली में तो मिर्ज़ापुर के आसपास, जबलपुर के कुछ भाग में आप देखेंगे। वहीं फतेहपुर और बांदा और हमीरपुर में देखेंगे तो ये बघेली भाषा बोली जाती है। और जिस प्रकार से बुंदेलखंड के कवियों ने ब्रजभाषा को अपनाया, उसी प्रकार से बघेलखंड के कवियों ने साहित्य भाषा के रूप में अवधी को ही अपनाया, और बघेली में
लोकगीत और लोक कथाओं के अतिरिक्त किसी समृद्ध साहित्य की रचना नहीं हुई है। और आप देखेंगे तो इसमें इस बोली के में बोलने वालों की संख्या लगभग 70 लाख के आसपास बघेली की है। लेकिन जो साहित्य की रचना लिखी जाती है वो अवधि में यहाँ के लोग भी लिखते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये विस्तार से हमने आपको बता दी तो आपकी समझ में आ गई होंगी बातें। ओके, तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न हैं, इनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अपनी पुस्तक वगैरह में अगर मिलता है तो पढ़ लीजिएगा। बाकी का जितना मैंने बता दिया इतना अगर आपके पास है, और आप दूसरा मॉडल पेपर इससे पहले मैंने डाला था एक, उसको भी देख लीजिएगा कुछ दिनों पहले, कुछ महीने का, तो वो पहले वो भी देख लीजिएगा। और 2020 वाला भी देख लीजिएगा, 21 वाला भी। तो केवल 2 प्रश्न करने हैं खंडसा के। 500 शब्दों में इन प्रश्न के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से केवल 2 करने होंगे। तो आप पढ़ेंगे क्या? पहली चीज़, हिंदी भाषा के उद्भव विकास पर एक निबंध लिखिए। ये प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है प्रश्न, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न है, बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं आपकी, बिहारी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं आपकी? 3 बोलियां मैंने आपको बताया था। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी भाई? बिहारी हिंदी की मैथिली, मगही, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, ब्रजी और खड़ी बोली यानी कौरबी। और राजस्थानी हिंदी की मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी की गढ़वाली और कुमायूनी। ओके, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां जो कि मैंने आपको बता ही दी। भारतेंदु की प्रवृत्तियों को नहीं पता तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। ओके, और वहीं द्विवेदी की कुछ प्रवृत्तियों के बारे में देख लीजिएगा। वैसे जितना बताया है उतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना अगर पढ़ लेंगे तो आ जाएगा आपका। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जिनका जियोग्राफी है उनका पेपर 1 पेपर 2 तो अवेलेबल है। पेपर 3 का खंड ए यानी कि साउथ वेस्ट एशिया मैंने अवेलेबल करवा दिया है। जिन छात्रों का साउथ वेस्ट एशिया उसको आप देख लीजिएगा, दक्षिण पश्चिम एशिया। और इसके बाद में दक्षिण पूर्व एशिया का जो मॉडल पेपर होगा मैं दे दूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा उसके लिए, ये जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। 10-10 व्यक्तियों के पास शेयर करिएगा, 10-10 व्यक्तियों से लाइक करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।